चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। जुड़ जाइए बच्चे आप सभी। और आज के सेशन में बहुत लाजवाब प्रश्न है बच्चे, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। ये देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा किसी दर्पण से आप चाहे कितना भी दूर हो, है ना। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, है ना। बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ देख लेते प्रश्न को। कह रहा है कि कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपका जो है दो दर्पण, एक जो है वो समतल दर्पण, ये बनाता है सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब। ध्यान में रखना बच्चे, ये क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा। ये देखिए, ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। एकदम याद रखिएगा, समतल दर्पण है ना, प्लेन मिरर कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चे? तो प्लेन मिरर जो है बराबर मैं आपको बताता रहता हूं कि ये जो है सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। आभासी, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। एकदम याद रखिएगा, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये बराबर आपको मैं बताता रहता हूं, और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर पूछता है ना। और इसीलिए प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए मैं बार बार ये भी कहता हूं कि देखिए, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 के बराबर होता है। और ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा बच्चे, है ना। और ये वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन करता है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, ये जो दूसरा दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। आप कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो आपको उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होगा? तो ये सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एकदम याद रखना है। एक प्रकाश की किरण देखिए ऐसे चला और ये वापस लौट गया, परावर्तित हो गया। और दूसरे प्रकाश की किरण को आप कहाँ से गुजारते हैं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पीछे की ओर इसको बढ़ाइए तो ये देखिए फोकस। तो ये भी हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा, याद रखना बच्चे, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा, है ना। और कैसा बनेगा? तो आभासी, है ना। ये भी वर्चुअल इमेज का निर्माण किया। और छोटा, है ना, छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा, ठीक है, प्रतिबिंब। और कहाँ? तो दर्पण के पीछे। याद रखना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पीछे बनता है। और ये हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, चाहे वस्तु कहीं भी रखा जाए। इसीलिए मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए, ये जो उत्तल दर्पण है इसका फील्ड व्यू, याद रखा बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा फील्ड व्यू या दृश्य क्षेत्र किसका होता है? तो फील्ड व्यू या दृश्य क्षेत्र सबसे बड़ा जो है वह आपको उत्तल दर्पण का होता है। एकदम याद रखना है। और इसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और इसके लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है बच्चे? तो फोकस दूरी का मान होता है एकदम पॉजिटिव होता है। और m का मान ऑलवेज लेस देन +1 होता है। ये ध्यान में रखिएगा। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वह क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। तो समतल दर्पण द्वारा भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है बच्चे, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। ध्यान में रखना, सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वास्तविक आभासी दोनों बनेगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा? तो आपको आंसर हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण। आइदर बच्चे ये देखिए फ्लैट नहीं होता, आइदर प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर। और दूसरा क्या? कॉन्वेक्स मिरर। इसके द्वारा हमेशा आपको सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये बातें याद रखनी है बच्चे। यहां से दो कंसेप्ट आपको एकदम याद रखना है कि ठीक है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, ठीक है, योर इमेज अपीयर्स स्ट्रेट, प्रोबेबली ए मिरर इज। मिरर क्या होगा? तो हमेशा या तो समतल होगा या आपको उत्तल होगा। और मैंने ये चीज बताई है आपको कि उत्तल दर्पण का जो फील्ड व्यू होता है, दृश्य क्षेत्र होता है, ये सबसे बड़ा होता है। तो बच्चे इस कंसेप्ट को एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, बहुत ज्यादा यहां पर प्रश्न पूछा जाता है और ध्यान रखिए बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा एक छात्र कक्षा में सबसे पिछली सीट पर बैठकर बोर्ड पर लिखा। ये देखिए, ये कक्षा में बैठा हुआ है, एक बच्चा जो है ना कक्षा में बैठा हुआ है, सबसे पीछे वाले सीट पर है। और ये ब्लैक बोर्ड है, मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है बच्चे। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ उसको देख लेता है, तो काफी दूर है ना बच्चे। दूर इसको अच्छा दिखता है, याद रखना, दूर अच्छा दिखता है। लेकिन निकट जो किताब ये रखे हुए हैं, ये जो बुक रखे हुए हैं, किताब रखे हुए हैं, ये इसको नहीं अच्छे से दिखता है। किताब का जो अक्षर लिखा हुआ बच्चे, ये इसको अच्छा नहीं दिखता है। याद रखना है, किताब आपको अच्छा नहीं दिखता, किताब अच्छा नहीं दिखता। एकदम याद रखना है बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिए, अच्छा नहीं दिखता है ना।
तो किताब अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो दूर है, ठीक है, वो अच्छा दिखता है। यानी दूर अच्छा, याद रखना, कल हमने पढ़ाया था आपको बच्चे कि दूर अगर अच्छा दिखेगा तो निकट खराब दिखेगा। ध्यान में रखिएगा, दूर अच्छा तो निकट खराब, और निकट जब खराब होता है, दूर अच्छा होता है, तो शब्द पकड़िए बच्चे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, दूर मतलब क्या हुआ, फार, फार आपको अच्छा दिखेगा, तो यानी फार साइटेडनेस है, याद रखना है, फार साइटेडनेस है, साइटेडनेस है, याद रखना है। ये कौन सी बीमारी होगी, तो ये फार साइटेडनेस, या आपको इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना बच्चे। ये हाइपरमेट्रोपिया उस बच्चे को आपको होगा, ध्यान में रखना है। एक छात्र जो है कक्षा में सबसे पिछली सीट पर बैठकर बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ सकता है, यानी दूर अच्छा दिखता है, परंतु वह अपनी पुस्तक में लिखे अक्षर नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बच्चे दूर आपको अच्छा दिख रहा है और निकट आपका खराब दिख रहा है, इसीलिए आपको क्या, उस छात्र को क्या हो गया है, तो फार साइटेडनेस हो गया। जब भी फार साइटेडनेस होगा, याद रखना है, मैं कल भी आपको पढ़ाया था बच्चे, यहां पर क्या होगा, तो आपको नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, नेत्र गोलक आपको छोटा हो जाएगा, याद रखना है, नेत्र गोलक यानी आई बॉल, नेत्र गोलक छोटा, ध्यान में रखना है ना। आई बॉल आपको स्मॉल हो जाएगा, आई बॉल स्मॉल, याद रखना, आई बॉल स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, ये भी ध्यान में रखना है, फोकस दूरी, है ना बच्चे, फोकस दूरी, ये देखिए आपको नेत्र लेंस क्या होगा, आपको चिपटा हो जाएगा, याद रखना। ये देखिए, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस चिपटा, याद रखना, नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, चिपटा, नेत्र लेंस चिपटा। जैसे चिपटा होगा बच्चे, तो आपको पता है फोकस दूरी आपको बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी आपका फोकस दूरी जो है फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चे, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनेगा, ध्यान में रखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के बाद, है ना, रेटिना के बाद। यानी आपको जो निकट बिंदु था, देखिए पहले क्या होता है कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, ध्यान में रखना इसको, देखिए फिगर मैं बना रहा हूं, ये जो आपको चला प्रकाश की किरण बच्चे, ये देखिए, ये चला प्रकाश की किरण यहां से, और ये नेत्र लेंस है यहां पर, है ना। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, तो भाई ये चला प्रकाश की किरण, और देखिए यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी आपको, ठीक है, निकट बिंदु जो था रेटिना वाला, वह थोड़ा सा दूर खिसक गया है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहीं कहीं आपको जो मांस वगैरह है उस पर फॉर्मेशन हो रहा है, जनरली ये रेटिना पर नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए आप उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, यानी कन्वेक्स लेंस आप लगा रहे हैं, ध्यान में रखना है, कन्वेक्स लेंस आपको लगाना पड़ेगा, और निकट बिंदु को निकट लाना पड़ेगा बच्चे। तो हुआ क्या है, तो उसकी आंख का निकट बिंदु पीछे हटा हुआ है, ध्यान में रखना है, उसका आंख का जो निकट बिंदु है थोड़ा सा पीछे हट गया है बच्चे, जिसकी वजह से आपको रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन के रेटिना के बाद प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, फोकस दूरी यहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उसकी आंख का निकट बिंदु पास नहीं आएगा बच्चे, थोड़ा सा दूर, उसके आंख का दूर बिंदु पास नहीं बच्चे, ये गलत बात है। निकट बिंदु जो है वह क्या होगा, थोड़ा सा आपको पीछे हट गया है, यानी प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनता है। तो एकदम ध्यान में रखना है कि ए स्टूडेंट सिटिंग एट द लास्ट सीट इन द क्लास can read the words written on the board but he cannot read the letters written in his book। तो इसमें मैंने क्या कहा, दो बातें कही, दूर आपको क्या हुआ, अच्छा दिख रहा है, निकट खराब दिख रहा है। तो पहले ही मैंने बताया कि ये क्या होगा, तो हाइपरमेट्रोपिया होगा या फार साइटेडनेस होगा। इसमें क्या होता है, तो नेत्र गोलक छोटा हो गया, नेत्र लेंस चिपटा हो गया, फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ गया, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। तो बच्चे ये दूर बिंदु जो है, इसका जो निकट बिंदु है, कौन सा बिंदु है, निकट बिंदु, ये आपको थोड़ा सा दूर खिसक गया है। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह का कंसेप्ट आपको पूछेगा। यही अगर रहता आपको, यही रहता मायोपिया में या निकट दृष्टि दोष में रहता, तब इसका दूर बिंदु क्या होता, वो आपको, ठीक है, खिसक जाता। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इस तरह का प्रश्न आपको बराबर पूछेगा बच्चे। तो ये कंसेप्ट एकदम याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है बच्चे, और इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, एक चालक में 2 एम्पियर, है ना बच्चे, 2 एम्पियर, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कौन जवाब दे रहा है। नहीं बच्चे, वीडियो तो नहीं रुका है ना, शायद आपको, ठीक है, नहीं पता चल रहा है। सर क्या सेशंस का पीडीएफ मिल पाएगा? हाँ बच्चे, सेशंस का पूरा पीडीएफ जो है वो दे दिया गया है आपको टेक्निकल टीम को, और कल आपको, आज ही आपको शाम तक अपलोड हो गया होगा, नहीं तो कल आपको अपलोड हो जाएगा बच्चे, है ना। तो सारा पीडीएफ आज मैंने खुद दिया है, तो आपको मिल जाएगा इस सेशन का पीडीएफ। चलिए अगली बात करते हैं।
जरा इसका आंसर बताइए, कौन आंसर बताएगा? कोई बता रहा है 20 जूल, आरती सिंह जी, ठीक है, बता रही है ए। कैसे होगा ये भाई? ठीक है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है एक चालक में 2 एम्पियर, ये देखिए ये एम्पियर मतलब विद्युत धारा है ना, आई, और 10 आपको 10 वोल्ट यानी ये विभवांतर दिया हुआ 10 वोल्ट, और 1 मिनट ये समय भी दिया हुआ है ना। विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो बच्चे विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर आवेश, याद रखना आवेश, आवेश मतलब Q, और गुना क्या, विभवांतर, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बच्चे, है ना। अब देखिए यानी दिस इंप्लाई U बराबर हो गया Q इंटू V, और Q का वैल्यू देखिए क्या है, तो Q बराबर होता है IT, क्या होता है I इंटू टी, इंटू क्या कर दीजिए V कर दीजिए। I का वैल्यू कितना है बच्चे, तो 2 एम्पियर। समय कितना है, तो 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना, तो बच्चे 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, गुना विभवांतर कितना है, तो भाई मेरे यहाँ विभवांतर 10 वोल्ट है, तो 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 दूनी 20, 20 गुना क्या होगा 60, यानी 1200 जूल ऊर्जा प्राप्त होगा। कहीं ऑप्शन में है नहीं, कहीं ऑप्शन में है नहीं, कहीं है नहीं, तो क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। तो सभी बच्चे आप लोग गड़बड़ हो गए, है ना, गलत हो गए बच्चे। तो याद रखना 1200 जूल इसका आंसर होगा। बड़ा मस्त है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है। देखिए कितना आसान सवाल था, आप लोगों ने गलत कर दिया। यहां देखिए चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये क्या है, तो बच्चे आपको मैंने कहा है चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान में रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, तो ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ध्यान में रखिएगा क्या इसका क्वालिटी होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये देखिए इसके गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण है, ध्यान में रखना भाई मेरे, पहला गुण इसका होता है क्या कि, ठीक है, यह कहां से कहां तक, तो बच्चे यह नॉर्थ से, याद रखना है नॉर्थ से साउथ, है नॉर्थ से साउथ, बाहर की तरफ, याद रखना है ये कहां से कहां तक, तो बच्चे उत्तर से दक्षिण, कहां पर, तो बाहर की ओर, याद रखना है बाहर। अगर बात करें चुंबक, यह चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, ध्यान में रखना है चुंबक के बाहर, किधर से किधर इसकी दिशा होगी, तो नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ, एवं चुंबक के अंदर किधर से किधर होगा, तो बच्चे ये देखिए ये साउथ है, साउथ टू नॉर्थ होगा। तो याद रखना है कि यह चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ, एवं, है ना, चुंबक के अंदर, है ना, चुंबक के अंदर, ध्यान में रखना भाई मेरे, चुंबक के अंदर किधर से किधर होगा, तो साउथ टू नॉर्थ, है ना, साउथ टू नॉर्थ होता है, याद रखना है ये बराबर इसकी दिशा होगी। और ये कैसा वक्र है बच्ची, तो ये देखिए क्लोज्ड लूप बना रहा है, तो यह बंद वक्र होता है। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि यह कैसा वक्र है, तो बंद वक्र है, याद रखना बंद वक्र है ना। और इसकी दिशा मैंने क्या कहा, क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है, याद रखना बच्चे क्लोज्ड लूप है ये, है ना। और ये भी ध्यान में रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, याद रखना बच्चे कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं नहीं है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ध्यान में रखना भाई मेरे, नहीं काटती हैं। और क्या होगा, आपको यदि चुंबकीय बल रेखाएं निकट निकट आ जाए, मान लीजिए ये चुंबकीय बल रेखाएं काफी निकट होगा, तो ये क्या होगा, प्रबल, है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, एकदम याद रखना भाई मेरे। और अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं आपको काफी दूर है ना बच्चे, तो ये क्या होगा, तो निर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा, निर्बल यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये बातें याद रखनी है भाई मेरे। अब प्रश्न पर आइए, ये सदैव समांतर होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, एक बिंदु पर काटती हैं बच्चे, ये समांतर कभी नहीं होगा। देखिएगा कि ये जो है ना आपको क्या होता है, तो ऑलवेज जो है यह क्लोज्ड लूप में होता है, बंद वक्र में होता है। एक बिंदु पर काटती हैं तो भैया ये कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। अगर पूछा कि क्या विद्युत बल रेखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, क्या विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं? ध्यान में रखिएगा, क्या विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं? नहीं, आपको इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या विद्युत बल रेखाएं, ध्यान में रखना भाई मेरे, क्या विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं? इसका जवाब आपको देना है, बंद वक्र होती हैं। यानी ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड लूप,
जरा जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई मेरे, कमेंट के जरिए जरा जवाब देंगे दीजिए। देखिए कितना ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, तो आपको पता चल जाएगा, याद रखना है भाई मेरे। तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो क्लोज लूप होता है आपको, ठीक है। चुंबक के बाहर इसकी दिशा जो है नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन चुंबक के अंदर इसकी दिशा साउथ टू नॉर्थ होता है। लेकिन बच्चे आपको बताना है कमेंट के जरिए कि क्या विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, है ना, ये बताना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। बच्चे किस पर डिपेंड करेगा भाई मेरे? तो आपको पता है, मैंने कई बार बताया है, पीरियड ऑफ पेंडुलम, पीरियड ऑफ पेंडुलम, है ना। ये देखिए, ये टाइम पीरियड बोल दीजिए इसको, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये किस पर डिपेंड करता है? तो फॉर्मूला देखिए, टी बराबर होता है 2π√L/g, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यानी ये दो ही चीज पर निर्भर करेगा। तो बच्चे आपको पेंडुलम का जो आवर्तकाल है, पेंडुलम का आवर्तकाल ध्यान में रखिएगा, पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर डिपेंड कर रहा भाई मेरे? तो ये डिपेंड कर रहा आवर्तकाल आपको लंबाई, है ना, प्रभावी लंबाई, याद रखना, प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करेगा, प्रभावी लंबाई पर। और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर, याद रखना है, दूसरा आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करेगा। इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर आपको डिपेंड करता है। तीसरा कोई कंडीशन नहीं है जिस पर पेंडुलम का आवर्तकाल डिपेंड करे बच्चे। यही दो आपको कंडीशंस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ पर ध्यान में रखिएगा, और दूसरा क्या, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, एकदम ध्यान में रखना है, इफेक्टिव लेंथ पर और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, एकदम याद रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो बच्चे अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहा है? ब्लॉक कर दीजिए सर जी। तो ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है, क्या कौन जवाब दिया? कोई जवाब दिया? कोई भी बच्चे बात अपने में मत कीजिए, तब ब्लॉक हो जाइएगा। सही बात बोल रहा है, अपने में बात मत कीजिए, यहां पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, नेवर डिपेंड्स ऑन मास, गलत बात है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सही बात है। समय के ऊपर निर्भर करता है, गलत बात है। याद रखना है बच्चे, ये दो ही कारक पर निर्भर करेगा, इफेक्टिव लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, ये डिपेंड करता है। और आपको मैंने कई बार बताया है, अगर गर्मी बढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा, प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होगा? तो प्रभावित होता है, पहली बात है प्रभावित होता है, यानी इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, इफ डिपेंड्स ऑन आपको इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट इफेक्टेड बाय किसके द्वारा? तो पहला गर्मी, याद रखना है, गर्मी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ गया तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो आपको टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और सुस्त हो जाएगा, घड़ी क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बच्चे। दूसरा आपको प्रभावित किससे होगा? तो भाई मेरे ठंडा से प्रभावित होगा, ठंडा बढ़ेगा, है ना, तो लेंथ घट जाएगा, तो आपको याद रखना है कि आपका, ठीक है, टाइम पीरियड घट जाएगा और यह तेज हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, आपको पेंडुलम घड़ी क्या होगी? तीव्र हो जाएगी। बच्चे तीसरा देखिए, तीसरा आपको पता होनी चाहिए कि जी का मान अगर घट गया तो टी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे चंद्रमा पर, याद रखना, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा पर जी क्या होगा? तो बच्चे चंद्रमा पर जो है जी, याद रखना है, g/6 हो जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और ये देखिए धीमा हो जाएगा, चंद्रमा पर भी धीमा हो जाएगा। ध्यान में रखना है, आवर्तकाल बढ़ जाता है और ये धीमा हो जाता है। चौथा कंडीशन देखिए बच्चे, देखा आपको कृत्रिम उपग्रह में आपको पता है बच्चे, कृत्रिम उपग्रह में जब आप पेंडुलम घड़ी को ले जाइएगा तो जी का मान वहां 0 हो जाता है और टी इनफिनाइट हो जाएगा और घड़ी काम करना बंद कर देगा। तो ये सब कंडीशन से यार आपको पूछा जाता है, इस कंडीशन पर, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आप लोग एकदम गौर पूर्वक देखिए मैं कैसे इसको डील कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना बच्चे, करेक्ट स्टेटमेंट पर चर्चा कर रहा है। देखिए, पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है। अब देखिए ठोस कैसा होगा बच्चे? तो ये देखिए ठोस होता है जिसके अणु काफी निकट हो जाते हैं, और बच्चे जैसे ये पिघलेगा तो आपको पता है ये द्रव की अवस्था में आएगा, और द्रव क्या होता है? इसके अणु थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। तो बच्चे यहां देखिए, जितना स्थान घेरता है उसे आप आयतन कहते हैं, तो यहां स्थान कम घेरता है और यहां स्थान ज्यादा घेर रहा है, यानी द्रव का आयतन क्या होगा? जैसे ठोस पिघला तो द्रव का आयतन बढ़
बढ़ जाएगा। याद रखना, द्रव का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठोस की अपेक्षा यहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, तो एकदम ध्यान में रखना है कि ये सामान्यतः फैल जाएगा। जैसे ठोस पिघलेगा तो बच्चे आपको ठीक है उसके बीच अणुओं का जो स्थान है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यह फैल जाता है। एकदम सही कंसेप्ट है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। ठोस के अणु जो है बच्चे, एकदम मैंने क्या बताया, ठोस का जो अणु है याद रखना है, ठीक है, ये एकदम कंसेप्ट याद रखना। ठोस का अणु काफी निकट हो रहा है, लेकिन जैसे ये पिघला तो आपको द्रव बना, तो द्रव के अणु थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, तो यह फैल जाता है। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना। ये सॉलिड इज यूजुअली एक्सपैंड व्हेन इट मेल्ट्स, बहुत अच्छी बात है। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, ये देखिए ये क्या कंसेप्ट है भाई, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है। देखिए क्या होगा, बर्फ जो है आपको पता है कि बर्फ का घनत्व कम होता है, ध्यान में रखना है, आयतन ज्यादा होता है। अब ये बर्फ पिघल गया भाई, बर्फ क्या होगा, पिघल गया। पिघल जैसे ही जाएगा, पिघल जाता है, तो जैसे पिघल जाता है बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगा, तो घनत्व का मान बढ़ जाएगा, तो आयतन का मान ऑलरेडी घट जाएगा। तो क्या कह रहा है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ जाती है। याद रखना है कि आपको जल का जो आयतन होता है वह कम, घनत्व ज्यादा होता है, एकदम याद रखना है। यानी पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, यह भी कंसेप्ट आपका सही है। एकदम याद रखना है कि बर्फ, आपको पता होगा कि ठंड के मौसम में, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में क्या होगा, तो पाइप में, ठीक है, जल के जमने के कारण पाइप फट जाता है। क्यों, क्योंकि बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। एकदम ध्यान में रखना है इस कंसेप्ट को। अब देखिए बर्फ का घनत्व बच्चे कितना होता है, तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एकदम याद रखना है। यानी रो जो आइस होता है, डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, है ना, सेंटीमीटर क्यूब होता है। और आपको जल का जो घनत्व होता है याद रखना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। बार बार इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते आ रहे हैं इस सेशन में। तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, एकदम सही है भाई मेरे, एकदम सही है। यानी ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। अब देखिए ये डायरेक्ट आपको मिल गया 1, 2 और 3। बीपीएससी बदमाशी करता है बच्चे, क्या करेगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक भी आपको सही है, तो आपको क्या चुनना है। तो बच्चे अगर इस तरह का प्रश्न होगा तो ट्रेंड जो बीपीएससी का है वो इसको मारेगा, डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपको नहीं लेता है बीपीएससी। तो ये ध्यान में रखना है, ये नहीं कि वहां एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो गया, कंफ्यूज नहीं होइएगा, डायरेक्ट जो आपको आंसर होगा वही मारिएगा। तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्चे मिट्टी के मकान, है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ एकदम याद रखना, सी ही होगा। ऑप्शन 3 फिर से समझा दीजिए, एकदम समझा देंगे बच्चे। ऑप्शन 3 जो है, बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, 1, 2, 3 डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको सी आंसर होगा। डी नहीं मारिएगा भाई, है ना, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी फंसाता है इस तरह से दे करके। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म, ठीक है, ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है। अच्छा एक बात बताइए, है ना, आपको पता है कि, ठीक है, कच्ची मिट्टी, याद रखना बच्चे, वाई मड हाउसेस आर कूलर इन समर एंड हॉटर इन विंटर कंपेयर टू ब्रिक हाउसेस। अब देखिए ये है आपको, ठीक है, किसका, तो बच्चे मिट्टी का घर है। आपको पता है मिट्टी जो है वो पोरस होता है। क्या होता है, पोरस होता है। ध्यान में रखे बच्चे, पोरस का मतलब क्या हुआ, छिद्र युक्त होता है। ये छिद्र युक्त मिट्टी है, एकदम ध्यान रखिएगा। ये मिट्टी का घर है भाई, मिट्टी का घर है। तो मिट्टी के घर में क्या होता है, ये आपको मिट्टी है, ये क्या है, मिट्टी है भाई, ये मिट्टी है। और मिट्टी में क्या हुआ, तो आपको एयर फंसा हुआ रहता है। याद रखना ये मिट्टी है, और मिट्टी क्या होता है, तो मिट्टी मैंने कहा पोरस होता है। पोरस मतलब हवादार, है ना, पोरस मतलब हवादार हुआ, और इसमें एयर फंसा हुआ रहता है। याद रखना बच्चे, इसमें क्या फंसा हुआ रहेगा, एयर मॉलिक्यूल्स ये फंसा हुआ, ये क्या है, एयर है। ध्यान में रखना ये एयर है। और एयर क्या करता है, ये देखिए बाहर से गर्मी के मौसम में, याद रखना गर्मी के मौसम में ध्यान देना है भाई मेरे, गर्मी के मौसम में अब क्या हुआ कि आपको, ठीक है, आपको ये वायु प्रवेश कर रहा है किसमें,
आपके घर में। तो क्या जी, ठीक है, मिट्टी भी उष्मा का कुचालक है और आपको जो है वायु भी उष्मारोधी है। क्या ये, ठीक है, तीव्र गति से वाह वायु को घर के अंदर आने देगा? तो वाह वायु को ये नहीं आने देगा घर के अंदर बच्चे, है ना। अगर आएगा भी तो धीरे धीरे आएगा। तो वाह वायु घर में धीरे धीरे प्रवेश करेगा। याद रखना, धीरे धीरे प्रवेश करेगा। कौन? वाह वायु धीरे धीरे प्रवेश करेगा। और जैसे ही धीरे धीरे प्रवेश किया तो ये ठंडा हो जाएगा। ध्यान में रखना, ठंड हो जाएगा, है ना, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपको, ठीक है, इसका उष्मा जो है ये क्या करेगा? तो ध्यान में रखिए, धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से यह कूल होता जाएगा, है ना। किसमें? गर्मी के मौसम में। तो वही बात मैं लिख रहा हूं, गर्मी के मौसम में वाह वायु, याद रखना बच्चे, वाह वायु घर में, है ना, घर में धीरे धीरे प्रवेश करता है। स्लोली मूव्स डाउन, धीरे धीरे प्रवेश करता है, धीरे धीरे प्रवेश करता है। इस छिद्र के होने की वजह से मिट्टी और वायु, यहां जो फंसा हुआ है वायु बच्चे, इसकी वजह से, है ना, तो ये धीरे धीरे प्रवेश करता है। याद रखना, प्रवेश करता है और क्या होगा? ठंड हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, है ना। जितना लेट प्रवेश करेगा उतना ही ठंडा हो जाएगा। और बच्चे ठंड के मौसम में ध्यान में रखना है, ठंड के मौसम में क्या होगा? तो ठंड के मौसम में आपको आपके घर का जो वायु है, इसके अंदर, घर के अंदर वायु, याद रखना है, ये क्या होगा? तो घर से बाहर आपको क्या होगा? बहुत ही धीमे से गमन करेगा, या गमन नहीं भी करेगा, वहीं पर स्थित रह जाएगा बच्चे, जिसकी वजह से घर का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। तो ठंड के मौसम में घर का वायु, याद रखना, घर का वायु ये क्या होगा? तो वहीं स्थित रह जाएगा, और वहीं स्थित रह जाएगा, है ना, वहीं स्थित रह जाएगा। बड़ी धीमा धीमा गमन करेगा बच्चे, रह जाएगा। और बच्चे, ठीक है, वहीं रह जाएगा और आपके घर के तापमान को क्या करेगा? बढ़ा देगा बच्चे। लेकिन ईंट में क्या होगा? ईंट का क्या कंसेप्ट होगा? तो यहां देखिए, ईंट जो है ये सॉलिड होता है। याद रखना, ईंट क्या हुआ? सॉलिड हो गया, कंप्लीट सॉलिड हो गया। इसमें, ठीक है, आपको क्या होगा? पोरस नहीं होगा। ध्यान में रखना, पोरस नहीं होता है, नहीं होता, ये सघन होता है। ये क्या होगा? तो आपको ईंट जो है ये सघन होगा, और ये उष्मा का सुचालक भी हो जाता है बच्चे। ईंट क्या हो जाएगा? उष्मा का सुचालक हो जाता है। एकदम ध्यान में रखना है, ईंट क्या हुआ? सघन हुआ, यानी किसी भी तरह से इसमें वायु नहीं आ पाएगा और यह चालक की भांति व्यवहार करेगा। तो कच्ची मिट्टी अच्छी चालक होती है, गलत बात है। मैंने क्या कहा कि कच्ची मिट्टी जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, और इसमें वायु फंसा होता है, और ये वायु उष्मारोधी होता है बच्चे, है ना। तो कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, एकदम सही है। और चूंकि इसमें जब पोरस हो जाएगा तो इसमें इतना ज्यादा हवा भर जाता है इस मिट्टी में, क्या करेगा? तो ये विद्युत रोधी होता है। ध्यान में रखिएगा, वायु क्या है? तो वायु उष्मारोधी है। किसी तरह से उष्मा को न तो गमन करने देगा अपने से, न ही उसको ये करेगा बच्चे। तो ध्यान में रखना है, वायु उष्मारोधी है, जिसकी वो वजह से आपको, ठीक है, घर से उष्मा ठंड के मौसम में बाहर नहीं जा पाएगा, और बाहर का उष्मा एक तरह से कहिए घर में प्रवेश बड़ी धीमा धीमा करेगा, जिसकी वजह से आपको घर का टेम्परेचर जो है वह गर्मी के मौसम में ठंडा और ठंड के मौसम में गर्म बना रहता है। तो आपको यही आंसर बी होगा बच्चे। ये कच्ची मिट्टी कम उष्मारोधी होता है, तो कम का बातें नहीं है क्या? ये क्या होगा? उष्मारोधी अगर रहता, कंप्लीट उष्मारोधी रहता, तब ये मार सकते थे आप आंसर। कम उष्मारोधी की बात ही नहीं करेंगे बच्चे, ये करेंगे कि रॉक क्ले इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहने के लिए ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि जो आपका ऑप्शन है वो आपको फंसा देता है। तो ध्यान में रखना, जो मैंने बात बताई है, जो मैंने कंसेप्ट बताई है, उस कंसेप्ट पर एकदम काम करना है। नेक्स्ट देखिए, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देख ले बच्चा, कितना मस्त सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। हृदय अपसर्ब आवृत्ति पर कंपन करता है। ये कैसे निकालेंगे भाई? एकदम आसान है निकालना। आप सभी बच्चों को पता है कि हृदय ठीक है धड़कता है बच्चे, धड़कता है, हृदय धड़कता है। कैसे धड़केगा? तो बच्चे 60 से 100 बिट प्रति मिनट होता है। बिट प्रति मिनट आपको ये हृदय धड़कता है। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम आवृत्ति में निकालें, फ्रीक्वेंसी में निकालें बच्चे, आवृत्ति में इसको मेजर कर रहे हैं, आवृत्ति में, तो क्या होगा? तो 60/60 कर दीजिए, है ना, बराबर कितना हो गया भाई? तो 1 हर्ज हो गया।
और फिर देखिए क्यों प्रति मिनट है, मिनट को सेकंड में बदल दिए, है ना। प्रति सेकंड को आप क्या कहते हैं, हर्ज कहते हैं बच्चे। तो ये देखिए 100 अब बटे 60 कर दीजिए, तो ये लगभग 1.7 ठीक है हर्ज के आसपास होगा। यानी ध्वनि जो है, हृदय की ध्वनि किसके बीच लय किया, तो 1 हर्ज से 1.7 हर्ज के बीच लय किया। और आपको पता है कि 20 हर्ज से कम ध्वनि, 20 हर्ज से कम ध्वनि को याद रखना बच्चे, 20 हर्ज से कम ध्वनि क्या कहलाएगा, तो अपश्रव्य कहलाता है। अपश्रव्य या इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स कहलाता है, इंफ्रासोनिक्स कहलाता है। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, इंफ्रासोनिक्स कहलाता है। तो यहां देखिए आपको हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, एकदम सही है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हृदय धड़कता है कितना, तो 60 से 100 बीट प्रति मिनट धड़केगा। और आवृत्ति जब निकालेंगे तो बच्चे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बट टाइम होता है क्या, आवृत्ति होता है। एकदम ध्यान में रखना है, आवृत्ति क्या होता है, तो ये देखिए ठीक है कुल कंपनों की संख्या, कुल कंपन बट लगा कुल समय, याद रखना कुल कंपन बट लगा समय के अनुपात को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे मेरे आवृत्ति कहते हैं। तो इसके आधार पर आप आवृत्ति मेजर्ड आउट कर लीजिए। और देखिए अपश्रव्य 20 हर्ज से कम ध्वनि को आप क्या कहते हैं, 20 हर्ज से कम ध्वनि को आप क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंग कहते हैं। और ये आवृत्ति कितना हुआ, 1 हर्ज से 1.7 हर्ज हुआ, यानी काफी कम धड़कन का आवाज होगा बच्चे, है ना। ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। बच्चे गैस की बात करें तो वायु कर लीजिए, वायु में ध्वनि की चाल कितनी, तो आपको पता है मैंने कई बार बताया है 332 मीटर पर सेकेंड। बच्चे द्रव में, द्रव मतलब पानी, पानी कर लीजिए, पानी में ध्वनि की चाल कितनी, तो 1484 मीटर पर सेकेंड होता है। बच्चे ठोस, ठोस कर लीजिए स्टील, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी, तो बच्चे 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए सही है या क्या गलत है, तो बच्चे ध्वनि में, ध्वनि की गति गैस में बहुत बहुत कम होती है ना। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है। बच्चे ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस में होगा, तो भाई मेरे ये ठोस में होगा, उसके बाद किस में होगा, तो द्रव में होगा, उसके बाद किस में होगा, तो गैस में होगा। मेरे कंसेप्ट पर एकदम ठीक है, आपको ये करना है, याद रखना है इस कंसेप्ट को। तो ये गलत हो गया, याद रखिए। अब देखिए मैक संख्या, मैक संख्या क्या है बच्चे, तो मैक संख्या है, ध्यान में रखना है, मैक संख्या, मैक संख्या होता है वस्तु की चाल, किसकी चाल, तो वस्तु की चाल अब बटे क्या, ध्वनि की चाल। याद रखना बच्चे, वस्तु की चाल बटे ध्वनि के चाल के अनुपात को, ध्वनि के चाल के अनुपात को, चाल ध्वनि की चाल बच्चे, ध्वनि की चाल के अनुपात को आप क्या कहते हैं, तो मैक संख्या कहते हैं। ध्यान में रखना है कि वस्तु की चाल अगर आप ध्वनि के चाल के अनुपात में निकाल रहे हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे इसे ही आप मैक संख्या कहते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बट वेलोसिटी ऑफ साउंड के रेशियो को आप मैक संख्या कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरा अच्छे से देखिए भाई, क्या होगा नहीं होगा हमको भी नहीं पता है। अब देखिए मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, नहीं बच्चे। मैक संख्या जो है वह वस्तु की चाल किसके, ध्वनि की अपेक्षा, याद रखना है, ध्वनि के सापेक्ष वस्तु की चाल को व्यक्त करने में यूज किया जाता है, ना कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए किया जाता है। यानी आपको वस्तु की चाल को ध्वनि के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तब आप मैक संख्या का यूज करते हैं, ना कि ठीक है आपको ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ये गलत काट दीजिए इसको, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। मैक संख्या जो है ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए उपयोग नहीं होता है। मैक संख्या वस्तु की चाल ध्वनि के सापेक्ष व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। तो ये गलत हो गया कंसेप्ट, है ना। याद रखना मैक नंबर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, नहीं, मैक नंबर जो है बॉडी के स्पीड को, बॉडी का जो स्पीड है साउंड के रेस्पेक्ट में हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और जैसे आप देखिए, जैसे मिसाइल, मिसाइल की ध्वनि, मिसाइल को आप क्या कहते हैं, मिसाइल को आप कहते हैं सबसोनिक। बच्चे ध्वनि के चाल से कम चाल, ठीक है, तब वो सबसोनिक हो गया। जैसे आपको क्या कहते हैं, तो बच्चे आपको कोई ले लीजिए, मिसाइल की सबसोनिक भी होता है और ये क्या होता है, सुपरसोनिक भी होता है। अगर ध्वनि के चाल से किसी वस्तु की चाल कितना गुना, तो 1 से 5 गुना हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे सुपरसोनिक बोलते हैं। और हाइपरसोनिक 5 से गुना से अधिक हो जाए तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो आपका मिसाइल की चाल को आप व्यक्त करते हैं, ना कि ध्वनि के चाल को आप व्यक्त करते हैं। तो ये याद रखना है, ये गलत हो गया आपका। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, एकदम सही है। इंफ्रासोनिक्स का जो है आपको पता है कि ध्वनि आप सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ध्वनि सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को आप क्या कहते हैं, पराश्रव्य। और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को कहते हैं
आपको अपश्रव्य कहते हैं। तो बच्चे इसको याद रखना है, ये आपका सही हो गया। अब बताइए कौन कौन सही हो गया। तो एक पहला नंबर सही हो गया, दूसरा 4 नंबर सही हो गया। बच्चे 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, 1 3 4 सही, गलत बात है। ये क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं भाई मेरे, ठीक है। एकदम जो बता रहे हैं वो रामबाण है, और एकदम याद रखना है आपको। ये नहीं है कि ठीक है कित कित था कर लीजिए, है ना, जो आपको आंसर दे दे वही आंसर मार दीजिए। ये आंसर नहीं होगा भाई मेरे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सी होगा, नहीं भाई मेरे, जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना है, उस कंसेप्ट को याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, बाकी तो कोई बात ही नहीं। चलिए जरा ये देखिए, अहमद द्रव्यमान के एक निकाय, देखिए क्या बोल रहा है बच्चा सब, है ना। अच्छी बात है, तो एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अहमद द्रव्यमान के एक निकाय 2r त्रिज्या की। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु अगर, ठीक है, आपको कक्षा में चक्कर लगा रही, ध्यान में रखिएगा, अगर पृथ्वी के चारों तरफ ये r त्रिज्या पर अगर चक्कर लगा रहा है तो इसका क्या होता है, तो ये होता है E1, याद रखना है, E बराबर होता है क्या बच्चे, तो ये होता है आपको माइनस, ठीक है, GMM, है ना, अपॉन 2r होता है। ध्यान में रखिएगा 2r होता है। ये क्या हुआ, तो किसी भी उपग्रह की ऊर्जा यदि वह r कक्षा में चक्कर लगाएगा, ध्यान में रखना बच्चे, r कक्षा में अगर कोई चक्कर लगाता है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो ये देखिए उपग्रह किस कक्षा में, उपग्रह जब, ठीक है, जब किसके चारों तरफ, जब पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान में रखना भाई मेरे, चारों ओर आर कक्षा में चक्कर लगाता, आर कक्षा में चक्कर लगाता, आर ऑर्बिट में चक्कर लगाता, कक्षा में चक्कर लगाता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, चक्कर लगाता है, तो कुल ऊर्जा कितना होता है, तो कुल ऊर्जा याद रखिएगा, ये होता कुल ऊर्जा हो गया कितना, तो E1 बराबर, या E बराबर हो गया माइनस GMM। ये देखिए M हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटका m हो गया उपग्रह का द्रव्यमान, बटे आपको 2r लेते हैं भाई मेरे, ये फार्मूला के साथ ही 2r आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कह रहा है कि ये 2r दूरी पर, बच्चे ये r दूरी पर था, अब ये 2r दूरी पर आपको निकालना है, कितने दूरी पर, तो 2r दूरी पर निकालना है। तो भाई मेरे E1 निकाल लेते हैं, E1 बराबर क्या होगा, तो माइनस GMM, है ना, और आपको फॉर्मूले के साथ 2r आ रहा है ना बच्चे, तो 2 पहले से ही आ रहा है, और ये कितना डिस्टेंस, तो 2r डिस्टेंस ले लीजिए, माइनस GMM अपॉन क्या, तो 4r आ गया, याद रखना है। अब दूसरा देखिए कितना दूरी पर चला गया, ये 3r दूरी पर चला गया भाई, तो 3r दूरी पर चला गया, तो फिर देखिए E2 बराबर क्या होगा, तो बच्चे माइनस E2 बराबर माइनस GMM, है ना, GMM, और ये 2 तो पहले से ही आ रहा है, और ये 3r कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस GMM अपॉन क्या, 6r आएगा, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, याद रखना है बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब आपको निकालना है डेल्टा ई, ध्यान दीजिएगा, ये E2 माइनस E1 निकाल रहे हैं भाई, E2 माइनस E1 निकाल रहे हैं, E2 माइनस E1, ये कुल ऊर्जा निकलेगा, कुल ऊर्जा जब आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं, तो बच्चे 2r से 3r पर लेके जा रहे हैं, तब कितना ऊर्जा होगा, तो E2 माइनस E1। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो E2 माइनस E1 जब आप करेंगे तो E2 का वैल्यू है माइनस GMM अपॉन क्या, तो बच्चे 6r है, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, GMM बटे क्या, आपको हो गया, यहां हो गया 4r, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या करें, तो बच्चे इसको बाहर निकाल लीजिए और यहां सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, तो GMM को बाहर निकाल रहे हैं, बटा R को भी बाहर निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6 आ जाएगा। इसको फिर डील कर रहे हैं, आपको सिंपल है, GMM बटा क्या R इंटू, ये देखिए 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना, और 4 तिया 12, 3 माइनस क्या होगा, 6 दूनी 12, 2 आ गया, है ना, ये देखिए निकल के आ गया GMM बटे क्या आपको, ठीक है, 12r निकल गया। बच्चे ये कुल ऊर्जा हो जाएगा, याद रखना कुल ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चे कुल ऊर्जा में परिवर्तन कितना, तो यहां देखिए GMM बटा R 12r स्क्वायर होता है ना, ये देखिए 12r स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा भाई मेरे। ये देखिए GMM बटा 6r है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको निकल गया एनर्जी में परिवर्तन कितना, तो GMM अपॉन 12r, ये देखिए ये भी नहीं होगा। तो आपको आंसर यहां भी क्या होगा, तो आपका ई नंबर होगा। आपको याद रखना है कि सर ने क्या बताया, एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी जो है, एनर्जी में परिवर्तन, ये GMM अपॉन
12R सर ने बताया है, और इसी को ध्यान में रखनी है भाई मेरे। और किसी भी, ठीक है, आपको उपग्रह की कुल ऊर्जा ये भी आपको याद रखना है, कितना होता है, तो Gmm/2r होता है, जहां m क्या है, तो m है पृथ्वी का द्रव्यमान, बड़ा वाला m पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और छोटका वाला m क्या है बच्चे, तो ये उपग्रह का द्रव्यमान है। और r क्या है, तो ये कक्षा की त्रिज्या है। और 2 आपको फॉर्मूले के साथ ही होता है बच्चे। m बराबर क्या हुआ, तो ये है उपग्रह का द्रव्यमान, ध्यान में रखना, उपग्रह का द्रव्यमान है। तो इसका भी आंसर आप ही मारिएगा। बहुत अच्छी बात है भाई मेरे ना, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, ये होना चाहिए था आंसर, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। करा अनुगति सिद्धांत के परम शून्य ताप पर अणुओं का वेग क्या होगा। अच्छा प्रश्न है बच्चे। करा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी। तो बच्चे आपको मैंने कहा है, क्या कहा है कि देखिए, ठीक है, आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात अगर करेंगे, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये होता है, ये परम शून्य ताप पर बात करेंगे तो ये कितना होता है, तो ये शून्य ताप होता है भाई मेरे T बराबर 0 केल्विन, या T बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सर ने कई बार बताया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो होता है वो होता है 3/2 इंटू R इंटू टी, याद रखना है। अब देखिए, ठीक है, बराबर क्या, 3/2 इंटू R का वैल्यू R ही रहने दीजिए बच्चे। T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मान 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या हो गया, तो भाई मेरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या हो गया, तो आपको 0 हो गया, एकदम ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगा, शून्य होता है, याद रखिएगा। बराबर आपको मैंने बताया है, ये प्रश्न बराबर मैंने कहा है कि देखिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ध्यान में रखना बच्चे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पर बहुत सारे प्रश्न पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किया है, डिस्कशन किया है, तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। ये शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और परम शून्य ताप क्या होता है, तो भाई मेरे परम शून्य ताप किसको कहते हैं, ये भी मैंने आपको कहा है कि देखिए परम शून्य ताप जो है, परम शून्य ताप जो है ये क्या होता है, तो परम शून्य ताप को आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा है। और ये क्या होता है भाई, है ना, ये होता है परम शून्य ताप। क्या होगा, तो बच्चे सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, 0 हो जाएगा बच्चे। आयतन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सभी गुण समाप्त हो जाएंगे, सभी गुण समाप्त हो जाएगा। इस तापमान को आप क्या कहते हैं, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, समाप्त हो जाएगा, है ना। और विलियम थॉमसन ने इसका सबसे पहले, विलियम केल्विन थॉमसन ने इसका सबसे पहले कंसेप्ट दिया था। तो ये भी मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए हर चीज का कंसेप्ट होता है। आपको पता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान में रखिए बच्चे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ना, इसको m द्वारा डिनोट करते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्या होता भाई, एकदम आसान है। डायपोल मोमेंट ये क्या होगा, तो ये देखिए ये होता है m बराबर होता है विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल। विद्युत धारा गुना क्या होगा, तो बच्चे I इंटू होता है क्या, क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है, एरिया हो जाता है। यानी आपको इलेक्ट्रिक करंट इंटू एरिया इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और विद्युत धारा क्या होता है, ये एम्पियर हो गया, और बच्चे एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपको पहला मात्रक निकल गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये देखिए ये वाला आपको होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम आंसर नहीं मार रहे भाई। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, आपको पता है कि बल आघूर्ण, यदि चुंबक को, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, याद रखना चुंबकीय द्विध्रुव को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ध्यान में रखना बच्चे, चुंबकीय द्विध्रुव को यानी मैग्नेटिक डायपोल को याद रखना बच्चे, चुंबकीय द्विध्रुव को, ठीक है, द्विध्रुव को यानी मैग्नेटिक डायपोल को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल है ना, को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, हाँ रखते हैं, तो उस पर टॉर्क लगता है बच्चे, रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण लगता है, तो उस पर क्या होगा,
तो बल आघूर्ण लगता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बल आघूर्ण लगता है, ध्यान में रखिएगा बच्चे, बलाघूर्ण लगता है, बहुत अच्छी बात है। क्या लगेगा? तो टॉर्क अप्लाइड होगा, याद रखना टॉर्क उस पर अप्लाइड होगा। और टॉर्क क्या होता है? तो टॉ बराबर होता है m क्रॉस बी, याद रखना m क्रॉस बी, जहां m क्या है? तो भाई मेरे ये m जो है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ये टॉर्क है, टॉर्क को बोलते हैं टॉ, टॉ बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। इनटू क्या कीजिए? तो इनटू हो गया मोमेंट, इनटू ध्यान में रखा है, इनटू हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई मेरे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको निकालना है क्या? ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर हो गया टॉ अपॉन क्या? तो बच्चे बी हो गया। अब टॉ क्या होता है? तो बलाघूर्ण क्या होता है भाई मेरे? तो बलाघूर्ण होता है बल गुना बल बाहु, याद रखना है बलाघूर्ण को क्या बोलते हैं? तो भाई मेरे बलाघूर्ण होता है बल गुना बल बाहु, यानी आपको टॉर्क टॉ बराबर होता है क्या? तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू क्या होगा? तो बल इंटू बल बाहु होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया, है ना, बल बाहु, है ना बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, याद रखना डिस्टेंस, और बल इंटू बल बाहु, ये न्यूटन इंटू मीटर हो गया, न्यूटन इंटू मीटर हो गया, और न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल बोलते हैं, याद रखना बलाघूर्ण का जो मात्रक होता है वह जूल हो गया। अब देखिए यहां से निकालिए, ये जूल हो गया डायपोल मोमेंट का मात्रक। अब बटा क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, कल भी मैंने कहा था टेस्ला होता है, क्या होता है? टेस्ला होता है भाई मेरे, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, यानी जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला इसका मात्रक हो जाएगा, यानी जूल पर टेस्ला। ये देखिए ये वाला हो जाएगा जूल पर टेस्ला, टेस्ला पर जूल नहीं, जूल पर टेस्ला होगा, यानी दो मात्रक यहां से आपको दिया गया है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए कैसे मैंने बनाया है, और इसी तरह से देखना है बच्चे। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है होता है वो क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र में जब आप चुंबकीय द्विध्रुव को रखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है बच्चे? ये देखिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। इसको सर्टेन डिस्टेंस पर आपको रख दीजिए, और बच्चे इसको जब आप कहां रखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर एक बल लगता है जिसकी वजह से वह कुछ एंगल से घूम जाता है, और ये एंगल से जो घूमेगा टॉ बराबर m क्रॉस b होता है। और m का वैल्यू, m का यूनिट आपको निकालना है, तो m बराबर हो गया टॉ, टॉ मतलब आपको ये हो गया टॉर्क बटा क्या? मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई मेरे। तो टॉ का यूनिट क्या होता है? तो टॉ का यूनिट यानी बलाघूर्ण होता है जूल, और ठीक है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला बच्चे। तो जूल पर टेस्ला आपको यूनिट हो गया, यानी दो यूनिट यहां से होगा, और इसको लिख लेना भाई मेरे, नहीं लिखेगा तो परेशान होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गैसों में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में गमन करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, गैसों में ध्वनि की बात कर रहा भाई, है ना। इन गैसेस साउंड ट्रेवल्स एज व्हाट टाइप ऑफ वेव्स? आपको पता है गैसों में, है ना, ध्वनि गुजार रहे हैं भाई मेरे, गैसों में ध्वनि, है ना, गुजार रहे हैं, गुजारिए गैसों में ध्वनि, है ना। आपको साउंड इन गैसेस क्या होगा? साउंड इन गैसेस गुजारिए। साउंड इन गैसेस क्या होता है? तो जैसे गैस में ध्वनि गुजारेंगे, तो ये देखिए गैस मॉलिक्यूल से निकट निकट आ गया, निकट निकट आ गया, तो इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। इसको बोलते हैं कंप्रेशन बच्चे, कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। और यहां क्या होगा? तो भाई मेरे यहां प्रेशर अधिक हो जाएगा, प्रेशर अधिक होगा, याद रखना प्रेशर क्या हुआ? अधिक हो गया, और घनत्व क्या हुआ? डेंसिटी भी आपको अधिक हो जाएगा। यानी जब आपको साउंड मूव करेगा गैसेस में, तो कुछ गैसेस मॉलिक्यूल से निकट निकट आ गया, जिसको कंप्रेशन कहेंगे, प्रेशर अधिक डेंसिटी अधिक। कुछ मॉलिक्यूल से दूर दूर चला गया भाई मेरे, तो जैसे दूर दूर जाएगा तो आपको बोलते हैं इसको विरलन। क्या बोलते हैं? विरलन कहते हैं। इसको रेयरफैक्शन कहते हैं, रेयर फैक्शन कहते हैं, रेयर फैक्शन कहते हैं। और यहां क्या होगा? तो बच्चे प्रेशर घट जाएगा, ध्यान में रखिएगा, प्रेशर आपको डिक्रीज करेगा बच्चे। डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी भी आपको डिक्रीज कर जाएगा। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स, जब गैसियस मॉलिक्यूल से जब आपको साउंड गुजरता है, तो कुछ मॉलिक्यूल से निकट निकट आ गया, जिसे कंप्रेशन कहे, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया। और बच्चे कुछ मॉलिक्यूल्स दूर दूर चला गया, विरलन बोलते हैं। और इसी के द्वारा आपको ध्वनि माध्यम से गमन करता है, और इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं बच्चे? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और ये क्या होता है? माध्यम के समांतर गमन करेगा, याद रखना है, माध्यम के समांतर, माध्यम के समांतर यानी पैरेलल टू द मीडियम गमन करता है, माध्यम के समांतर गमन
करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई मेरे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि संपीड़न में क्या होता है, तो भाई मेरे घनत्व ज़्यादा दाब ज़्यादा, है ना, याद रखना है। और विरलन में क्या होगा, तो घनत्व कम दाब कम। बच्चे ये कैसे गमन करता है, तो माध्यम के समांतर गमन करता है। तो एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स गमन करेगा, पैरेलल टू मीडियम, याद रखना है, पैरेलल टू मीडियम ये गमन करेगा, है ना, पैरेलल टू मीडियम गमन करेगा। तो बहुत मस्त सवाल है भाई मेरे, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। भले ही आपको लग रहा हो कि हम जानबे करते हैं, है ना, नहीं जानते हैं, है ना। ये देखिए ट्रांसवर्स वेव अगर गमन करेगा तो ये परपेंडिकुलर टू द मीडियम गमन करेगा, याद रखना है। सितार के तार में कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। मेरा वोकल कॉर्ड अभी वाइब्रेट कर रहा होगा, कौन सा तरंग, तो आपको यहां भी आपका ट्रांसवर्स वेव ही प्रोड्यूस होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत मस्त कंसेप्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, यह भी मैंने बताया है इसी सेशन में, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछता है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होता है, तो अच्छा प्रश्न है। ये देखिए, ये है आपको इलेक्ट्रॉन, याद रखना है इलेक्ट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन, ये देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बच्चे इसको थोड़ा सा और हम इलेबरेट करते हैं। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना। ये है आपका क्या है बच्चे, तो ये ऑर्बिट है। ये अपने एक्सिस पर भी मूव कर रहा है और इसके चारों तरफ भी मूव कर रहा है, याद रखना है। ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है और ये मूव कर रहा है आपको किस पर, तो ये देखिए एक्सिस के तहत भी रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन बच्चे, इलेक्ट्रॉन। और ये मूव कर रहा है क्या, तो आपको किसके, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी आपको मूव कर रहा है। यहाँ न्यूक्लियस है बच्चे, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ठीक है मोशन होता है, ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन की गति कितने प्रकार की, तो इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार की होगी, दो प्रकार की होती है, ध्यान में रखना भाई मेरे, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी गति, तो पहला गति जो है बच्चे ये होता है घूर्णन गति, ध्यान में रखिएगा, घूर्णन, घूर्णन को बोलते हैं रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति होगा, इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। दूसरा जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, तो आपको सर्कुलर मोशन, उसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति भी करता है। यानी यहां दो प्रकार की गति आपको इलेक्ट्रॉन आपका कर रहा है ना। एक तो घूर्णन गति, या इसको कहिए परिक्रमण गति कहिए, ज्यादा बेहतर है ना। घूर्णन गति और परिक्रमण गति बच्चे, रोटेटरी मोशन और रिवोल्यूशनरी मोशन कर रहा है, परिक्रमण गति का, जिसके कारण क्या होगा, इस दोनों गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के दोनों गति के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ध्यान में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ध्यान में रखिएगा। और ठीक है बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह क्या होगा, तो याद रखना बच्चे कि इलेक्ट्रॉन जो अपने स्पिन, अपने ही कक्षा में स्पिन करने लगता है, ध्यान में रखना है। स्पिन कपल उत्पन्न करेगा, याद रखना है। ये क्या उत्पन्न करेगा भाई मेरे, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, तो याद रखना, जिसके कारण आपको स्पिन कपल प्रोड्यूस होता है, याद रखना, स्पिन कपल प्रोड्यूस होता है ना, स्पिन कपल प्रोड्यूस होता है। और यह क्या होगा, तो एक सूक्ष्म रेखाएं प्रोड्यूस करेगा, है ना, स्पिन कपल प्रोड्यूस होता है, याद रखना, प्रोड्यूस्ड होता है, जिसके कारण आपको क्या होगा, ठीक है, आपको स्पेक्ट्रम रेखाएं प्रोड्यूस होगा, ध्यान में रखिएगा। कौन सा रेखा, स्पेक्ट्रम रेखा प्रोड्यूस होता है बच्चे। यानी आपको इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां होती है, घूर्णन और परिक्रमण गति, जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कपल प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। और सबसे पहले इस लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया था बच्चे, तो ये बताया था आपको, नाम था बोर। कौन, किसने बताया, बोर ने बताया था। किस एलिमेंट का, तो हाइड्रोजन का बताया था बच्चे। और पहली कक्षा में जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त हुआ उसको इन्होंने लाइमन सीरीज कहा, दूसरी कक्षा में जो प्राप्त हुआ उसको बामर सीरीज, तीसरे में जो प्राप्त हुआ उसको आपको इन्होंने कहा पास्चन, चौथे में ब्रैकेट, पांचवें में फंड प्राप्त होता है बच्चे, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन के कारण आपको क्या होता है, तो आपका परमाणु वर्णक्रमीय, याद रखना बच्चे, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाएं उत्पन्न होती हैं। और ये किसकी वजह से, तो मैंने कहा दो तरह का मोशन, पहला रोटेटरी और दूसरा रिवॉल्यूशनरी, इस मोशन के कारण आपको उत्पन्न होता है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बराबर पूछता है। और ठीक है, ये किसने बताया, तो सबसे पहले बोर ने बताया था, तो ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम धातु का घनत्व कितना होता है भाई मेरे, ये 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैग्नीशियम पर बच्चे। ये मैग्नीशियम जो है ये क्या होता है, तो आपको पता है कि यह जो है सेकेंड ए वर्ग का तत्व, सेकेंड ए वर्ग
का तत्व है। और इसको कहते क्या है भाई, तो इसको कहते तत्व है, यह याद रखिएगा, यह एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे है एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है बच्चे, है ना। और भी देख लीजिए, ये जो है आपको मैग्नीशियम जो है क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु होता है बच्चे, क्षारीय मृदा धातु, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु है, एल्केलाइन अर्थ मेटल है बच्चे, एल्केलाइन अर्थ मेटल है। और यह आपको अर्थ मेटल है, ये आसानी से, ठीक है, हवा में क्या होता है, तो ऑक्सीजन के साथ जल करके ये क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो चमकीला उजला रंग उत्पन्न करता है। ध्यान में रखिएगा, चमकीला उजला रंग उत्पन्न करता है, चमकीला उजला रंग उत्पन्न करता है। और ये काफी हल्का धातु है भाई मेरे, यानी लेकिन जल से थोड़ा सा भारी होता है। याद रखना, जल से थोड़ा सा भारी होता है, जल में ये नहीं तैरेगा बच्चे, जल से थोड़ा भारी होगा और जल के अंदर दब जाएगा, क्योंकि आपको पता है जल का कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो जल से थोड़ा सा भारी होता है, चमकीला उजला रंग उत्पन्न करता है। कौन, तो आपका मैग्नीशियम। बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम सेकेंड वर्ग का तत्व है, यानी सेकेंड वर्ग हो गया। और बच्चे यह एस ब्लॉक एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बता दिया। और एस ब्लॉक में ये देखिए पाया जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो वही ब्लॉक हो जाता है। क्षारीय मृदा धातु है और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ये जलेगा तो उजला चमकीला रंग उत्पन्न करता है। और इसका उपयोग पटाखे में भी किया जाता है बच्चे। इसका उपयोग आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन में भी करते हैं, मैग्नीशियम रिबन में भी किया जाता है। बहुत ज्यादा प्रयोग होता है मैग्नीशियम का बच्चे, रिबन में करते हैं, है ना, रिबन में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखते हैं, कारण वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन, है ना, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर सब पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, जरा देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे, ये देखिए ये क्या है, आप सभी को पता होगा, C2H5OH। ये क्या है, इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। देखिए यहां पर ऑक्सीजन है, देखते चलिए यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ये देखिए C2H5SH, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल मरकेप्टेन। याद रखना बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल मरकेप्टेन बोलते हैं, इथाइल मरकेप्टेन बोलते हैं, मरकेप्टेन। यहां देखिए क्या है, तो यहां देखिए यहां आपको सल्फर है, यहां क्या है, सल्फर है। देखते चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, यहां देखिए ये क्या होगा, तो बच्चे ठीक है, ये होता है क्या, तो ये होता है C2, ठीक है, या ऐसा करिए इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। ये देखिए एक ले लेते हैं यहां पर C6H5NS2, ये देखिए ना, फिनालामीन है, इसको क्या बोलते हैं, फिनालामीन, फिनाइलामीन बच्चे, है ना, फिनाइलामीन होता है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, यहां देखिए यहां नाइट्रोजन आ गया। तो कहने का अर्थ है कि ये हाइड्रोकार्बन था, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है, यानी व्युत्पन्न है बच्चे। यानी हाइड्रोकार्बन सबसे पहले क्या आया, तो हाइड्रोकार्बन आया। हाइड्रोकार्बन कौन कौन बोलता है बच्चे, तो ये होता है, आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एक हो गया सिंगल बॉन्ड और दूसरा होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड को आप एल्केन बोलते हैं, यही पेरेंट है बच्चे। और ये क्या हुआ, तो 2 है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो एल्काइन कहते हैं। तो बच्चे ये जनरली क्या है, तो इसी डेरिवेटिव से ये सारे आपको फॉर्म्ड हुए, यानी हाइड्रोकार्बन का ये डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में क्या होगा, सब होगा बच्चे। प्रोपेन में क्या होगा, तो C3H8 प्रोपेन होता है भाई मेरे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही है, यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। तो याद रखना है ये क्या है, तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो बड़ा मजेदार सवाल है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, यदि आप स्थिर वायु में धूलकणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय, बच्चे आपने देखा होगा कि ऑलवेज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है ये देखिए इस तरह से मूव करता है, जिगजैग मोशन करेगा, ये देखिए जिगजैग मोशन करेगा बच्चे, है ना। ये देखिए हमेशा ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, फिर यहां से यहां किया, यहां से यहां किया बच्चे, फिर देखिए यहां से यहां किया। इसको क्या बोलते हैं, तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। याद रखना है, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। याद रखना है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है आपको कैसा मूवमेंट करता है बच्चे, तो याद रखना है कि यह जो है ब्राउनियन मूवमेंट करता है। और ये जो पाथ होता है ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा पथ होता है, सरल रेखा पथ होता है। और इस पथ को आप क्या कहते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। याद रखिएगा, फ्री पाथ, मुक्त पथ कहते हैं। यानी गैस अणु आपको किस पथ पर गमन करता है, तो मुक्त पथ पर गमन करता है। मुक्त पथ कैसा होता है, तो सरल रेखा पथ होता है। तो याद रखना है कि ये किसने बताया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और ये देखिए ब्राउन प्रभाव होगा, इस
प्रभाव को ही ब्राउन प्रभाव कहते हैं बच्चे, कि व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव्स, ठीक है, स्लाइटली ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड रैपिडली चेंज इट्स डायरेक्शन, अपने दिशा को, याद रखिए गमन पथ की दिशा को त्वरित बदलता है। क्या मैंने कहा कि ब्राउन प्रभाव क्या होता है, तो वस्तु क्या होगा या गैस क्या होगा, आपको गैस अणु किस पर, तो बच्चे गैस अणु, ठीक है, गैस अणु आपको सरल रेखा पथ पर गमन करता है, सरल रेखा पथ पर गमन करता है, ध्यान दीजिएगा जरा, पथ पर गमन करता है ना, गमन करता है, लेकिन त्वरित दिशा बदलता है, गमन करता है लेकिन त्वरित दिशा बदलता है बच्चे, लेकिन त्वरित मतलब रैपिडली चेंज इस डायरेक्शन, लेकिन त्वरित दिशा बदलता है, डायरेक्शन चेंज करता है, त्वरित दिशा बदलता है ना। इसी क्रम को आप क्या कहते हैं, बदलता है, इसे क्या कहते हैं, इसे ब्राउन प्रभाव कहते हैं, ब्राउन इफेक्ट कहते हैं, ब्राउन प्रभाव, ब्राउन इफेक्ट कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। और ब्राउन इफेक्ट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये जो पथ होता है इसको सरल रेखा पथ होता है, और इसे क्या कहते हैं, तो फ्री पाथ कहते हैं बच्चे। टिंडल प्रभाव क्या है, तो बच्चे धूलकण या जलवाष्प द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, धूलकण या आपको जलवाष्प द्वारा, ध्यान में रखिएगा, जलवाष्प द्वारा क्या, तो जलवाष्प द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी घटना को आप क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, इस घटना को आप टिंडल प्रभाव कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, धूलकण या जलवाष्प के द्वारा जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू क्या बच्चे, ड्यू टू, ठीक है, आपको ड्यू टू आपका डस्ट मॉलिक्यूल्स एंड वाटर वेपर, तो दैट इज नोन एज टिंडल प्रभाव। याद रखना है आपको, बार बार ये देखिएगा कि कुहासे में दूर तक आपको प्रकाश नहीं दिखेगा बच्चे, या सुबह सुबह खिड़की खोले, खिड़की से लाइट गुजरता हुआ दिखेगा और उसका पथ भी दिखने लगेगा, तो इस प्रभाव को आप टिंडल प्रभाव कहते हैं। विसरण क्या होता है, तो गैसों का आपस में मिलना, ध्यान में रखना है कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं बच्चे, मिश्रित हो जाते हैं, तो गैसों का आपस में मिलना है ना, गैसों का आपस में मिलना, ये क्या कहलाएगा, तो आपस में मिलना ही विसरण कहलाता है बच्चे, है ना। तो गैस मॉलिक्यूल्स आपको आपस में मिश्रित हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। सेंट आप मारे, ये अगरबत्ती, सेंटेड अगरबत्ती कमरे में जलाए, पूरा कमरा जो है वो सुगंधित हो गया, वो किसकी वजह से, तो विसरण की वजह से होता है। तो एकदम ध्यान में रखना बच्चे, ब्राउन प्रभाव होगा इसका आंसर। चलिए, मोती के मुख्य अवयव क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा जरा जल्दी बताइएगा, है ना, बताइए आंसर कमेंट के जरिए, जरा जल्दी आंसर बताइए, 17 नंबर का क्या होगा आंसर भाई मेरे। हाँ, कोलाइड में होता है, कोलाइड में प्रकीर्णन प्रभाव होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और कोलाइड का पथ, कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश का पथ दिखने लगता है, उसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए मोती के मुख्य अवयव क्या है, तो बच्चे मोती जो है, ध्यान में रखना है, मोती ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको ये कैल्शियम कार्बोनेट, मोती क्या हुआ, मैं एकदम लिख लीजिएगा बच्चे, मोती, मोती मतलब पर्ल हो गया, पर्ल, पर्ल जो है ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बना होता है ना। इसे बांधने का काम, इसे बांधने का काम, है ना, बांधने मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ये मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, दूसरे कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल को बांधने का काम कौन करता है, तो भाई मेरे इसे बांधने का कार्य, बांधने का कार्य कौन करता है, तो कार्य करता है, ध्यान में रखिएगा, एर्गोनाइट, कार्य एर्गोनाइट करता है, एर्गोनाइट करता है, ध्यान में रखना, एर्गोनाइट करता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, कौन करेगा, तो एर्गोनाइट करता है, यानी मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ठीक है बच्चे, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को बांधने का कार्य, ठीक है, एर्गोनाइट करता है। और ध्यान में रखिएगा, बांधने का कार्य करेगा, मॉलिक्यूल्स को बांध देगा, है ना। ये कितना परसेंट होता है, तो 85 से 90% के आसपास आपको आपके, ठीक है, आपके मोती में कैल्शियम कार्बोनेट और एर्गोनाइट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला नंबर हो गया बच्चे, है ना। दूसरा नंबर क्या होता है कि आपको याद रखना है कि, ठीक है, आपका याद रखना है कि केचलियोन, याद रखना बच्चे, केचलियोन, केचलियोन जो है, केचलियोन याद रखना, केचलियोन, ये ध्यान में रखना भाई मेरे, केचलियोन जो है एक प्रकार का प्रोटीन आवरण है, केचलियोन प्रोटीन आवरण है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन आवरण होता है, प्रोटीन आवरण होता है बच्चे, किसमें, तो मोती में, प्रोटीन आवरण होता है, किसमें, तो मोती में होता है, ठीक है, प्रोटीन आवरण होता है।
जो चमकीला बनाता है, जो ठीक है मोती को चमकीला बनाता है, ध्यान में रखे बच्चे, मोती को चमकीला बनाता है, चमकीला बनाता है यानी काफी स्पार्कल बनाएगा, चमकीला बनाता है, ये एर्गोनाइट होता है। और ये कितना परसेंट होता है भाई मेरे, तो ध्यान में रखिएगा ये 5 से 10% होता है। जिस मोती में जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा चमकीला होगा। तो आपका जो मोती है वो बना होता है किसका, तो एर्गोनाइट और केचलियन का बना होता है बच्चे, एर्गोनाइट और कोचियोलिन का बना होता है, कोचियोलिन का बना होता है, कोचियोलिन का बना होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको आपको कुचलियोन याद रखना, कांचियोलिन कहा जाता है, कांचियोलिन का बना होता है। तो बच्चे 5 से 10%। आपको मोती में याद रखना, ये कंसेप्ट कभी भूलिएगा नहीं, मोती में कभी भी, मोती में है ना, मोती में आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट ये नहीं पाया जाता, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, एकदम ध्यान में रखा भाई मेरे, नहीं पाए जाते हैं, कभी नहीं पाया जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट तो सही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो कभी पाया ही नहीं जाएगा। क्या बचा, तो एर्गोनाइट और कांचियोलिन। बच्चे एर्गोनाइट मैंने क्या कहा कि ये बाइंडर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। केचलियन क्या होता है, तो स्पार्किंग नेचर प्रोवाइडेड टू द, ठीक है, पर्ल होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, तो बच्चे ये देखिए, ये ग्रेफाइट है, ये देखिए ग्रेफाइट का परत है। और आपको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है भाई मेरे, ग्रेफाइट जो होता है ये षटफलकीय होता है, याद रखना, षटफलकीय, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा, षटफलकीय स्ट्रक्चर होता है, षटफलकीय संरचना होता है। बहुत अच्छी बात है, संरचना होता है। और इसका जो आपको हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है। और ये देखिए एक परत था और ये दूसरा परत है बच्चे, दूसरा परत, यहीं पर दूसरा परत आपको जुड़ा हुआ है, ये तीसरा परत जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से किस बंधन द्वारा, तो एक बहुत, ठीक है, बहुत आपको सरल बंधन होता है जिसको वंडरवाल बंध कहते हैं, वंडरवाल बॉन्ड कहते हैं बच्चे, वंडरवाल बॉन्ड कहते हैं। इससे बंधा होता है कौन, तो ग्रेफाइट की विभिन्न परतें षटफलकीय संरचना की होती है, वो एक दूसरे से किससे बना होगा, तो ध्यान में रखिए बच्चे, आपको वंडरवाल बंध द्वारा बना होता है, याद रखना वंडरवाल बंध। और ये सबसे कमजोर बंधन है, याद रखना, सबसे कमजोर बंधन होता है, एकदम ध्यान में रखा बच्चे, कमजोर बंध होता है। और यहां देखिए आपको धात्विक बंध किसमें पाया जाएगा, तो बच्चे धातु में, याद रखना, धातु में क्या कौन सा बंधन पाया जाता है, तो धात्विक बंध पाया जाता है। आयनिक बंधन किसमें होता है, तो बच्चे धातु में, जब धातु और क्या, तो एक अधातु, धातु और एक अधातु के बीच जो बंधन पाया जाता है उसको बोलते हैं आयनिक बंधन। ध्यान में रखना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धातु प्लस अधातु के बीच बंधन को आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे आयनिक बंधन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं क्या, आयनिक बंधन कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वंडरवाल बंध। और इसी बंधन के कारण एक परत दूसरे परत पर आसानी से फिसल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपको, ठीक है, इसमें गमन करने लगता है। दैट्स व्हाई इस वंडरवाल बंध के कारण ही आपको क्या होगा, तो बच्चे ग्रेफाइट उष्मा विद्युत का चालक होता है। उष्मा, ग्रेफाइट क्या होगा, उष्मा विद्युत का चालक होता है, उष्मा विद्युत का चालक होता है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, चालक होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों आपको ग्रेफाइट जो है उष्मा विद्युत का चालक होता है, क्योंकि इसमें वंडरवाल बंध पाए जाते हैं जो लूजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरे लेयर पर आसानी से फिसलता है। दैट्स व्हाई आपको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें होने लगता है और यह विद्युत का चालक, विद्युत और उष्मा का चालक हो जाता है। यहां देखिए, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक सॉल्ट्स, व्हाई। बच्चे आपको पता है कि पानी को तोड़ दीजिए, H+ और किसमें, OH- आयन में ये टूट गया। ध्यान में रखिए, यहाँ डेल्टा प्लस आयन हुआ, यहाँ डेल्टा माइनस आयन हुआ। और बच्चे ये क्या बना लिया, तो ये बना लिया आपको, ये देखिए x डिस्टेंस और ये भी x डिस्टेंस चला गया, यानी दोनों समान दूरी पर आ गया और ये बना लिया डायपोल। क्या बना लिया, डायपोल। यह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है बच्चे, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, ध्यान में रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल ये बनाता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, तो यह आपको, ठीक है, अच्छा विलायक कहलाता है। और बच्चे मैं बार बार एनसीईआरटी अगर पढ़े होइएगा आप लोग, तो याद रखना है कि, ठीक है,
पानी का क्या बच्चे, तो पानी का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो 81 होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, याद रखना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वह 81 होता है, 81 सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए यह आयनिक, ठीक है, पदार्थों का सुविलायक होता है, सबसे ज्यादा होता है। ध्यान में रखिए बच्चे, सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण यह क्या है, तो आयनिक यौगिकों का सबसे अच्छा विलायक है, जिसके कारण यह क्या होगा, तो कारण यह, ठीक है, सुविलायक है, सुविलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसी की वजह से इसको कहते बच्चे सुविलायक है ना, इसी की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। किसको, तो पानी को। तो ध्यान में रखना है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, कि दैट्स व्हाई कि यह जो है इसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो यहां देखिए उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो बच्चे यह जो है अच्छा विलायक होगा। बच्चे उसका क्वथनांक ज्यादा होता है, याद रखना है, अगर क्वथनांक ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, तो यह उष्मा बोलते हैं, यह जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, इसका मतलब इसकी उष्मा चालकता अधिक होती है। उष्मा चालकता आपको क्या होगा, ये देखिएगा कि यह उष्मा को ग्रहण करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, सबका अलग अलग कंसेप्ट है। अच्छा विलायक, डायपोल मोमेंट अधिक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और बच्चे स्पेसिफिक हीट इसकी अधिक होती है, यानी इसकी उष्माधारिता आपको अधिक होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भाई यहां देखिए सोडियम, आपको पता है सोडियम क्षार धातु है। कौन सा धातु है, क्षार धातु है, अल्कली मेटल्स है। और जैसे सोडियम क्षार धातु होगा तो आपको पता है चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम होता है ना, मुलायम होता है, क्रियाशील होता है, मुलायम होगा और क्रियाशील होगा, और चाकू से सोडियम और पोटेशियम दोनों को आप काट सकते हैं। पारा कमरे के ताप पर द्रव है बच्चे, ठीक है, आपको याद रखना है कि कमरे के ताप से ऊपर द्रव धातु कितने, कमरे के ताप से ऊपर है ना, द्रव धातु कौन कौन होगा, जल्दी से कंसेप्ट के बताइए। कमरे के ताप से ऊपर द्रव धातु कौन कौन सा होता है भाई मेरे, कमरे के ताप से ऊपर द्रव धातु होता है कौन, तो सीजियम है ना, आपको फ्रांसीसियम, गैलियम, और बच्चे रूबिडियम होता है, ध्यान में रखना है। और एक तो मरकरी है ही, है ना, सीजियम, फ्रांसीसियम, गैलियम और रूबिडियम कमरे के ताप से ऊपर द्रव धातु होगा बच्चे, ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। कौन कौन, सीजियम, फ्रांसीसियम, गैलियम और रूबिडियम। और गैलियम जो हथेली पर लेने पर पिघल जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। चांदी जो है उष्मा का, ठीक है, क्या होता है, तो सबसे अच्छा सुचालक होता है। और सीसा जो है बच्चे उष्मा का कुचालक होता है। कल मैंने बताया था आपको कि बच्चे मरकरी जो होता है इसकी परमाणु संख्या 80 है ना, सोडियम तो ये सब जानते होंगे आप लोग, और चांदी जो है 47 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई मेरे ए का हो गया 4 नंबर, ए का 4 एक ही में है। और बी का क्या हुआ, तो बी है पारा, कमरे के ताप पर द्रव, है ना, सही है। और क्या हुआ, तो बच्चे आपको यहां देखिए कौन सा, सिल्वर, तो 1 नंबर सही है, ए नंबर आगे हो गया आंसर इसका। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई, कह रहा आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है, यानी बाय विच रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ए फायर एक्सटिंग्विशर। बच्चे आसान प्रश्न है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये देखिए आजकल कोचिंगों में लगा रहता है ना, ये देखिए ये क्या है, तो बच्चे सोडा अग्निशामक है, याद रखना है। कौन सा अग्निशामक है, सोडा अग्निशामक होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, इसको बोलते हैं सोडा, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बहुत अच्छी बात है, एक्सटिंग्विशर होगा। इसमें क्या क्या होता है, एक्सटिंग्विशर होता है बच्चे, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, और इसमें एक यहां पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का भरा हुआ सीसी होता है, H2SO4 का भरा हुआ सीसी होता है, तो इसको भी ले लीजिए, है ना, आपको ले लीजिए क्या बच्चे, आपको H2SO4 है ना। तो ये देखिए क्या बन गया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, तो ये बन गया Na2SO4, है ना, Na2SO4 प्लस क्या H2O प्लस बहुत अधिक मात्रा में CO2 बन गया। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, क्या हुआ, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और यह काफी बृहद पैमाने पर निकलेगा, बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और यही क्या करता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड में गुण होता है कि यह हवा से भारी होता है, और यह जलती हुई वस्तु को क्या कर देता है, बुझा देता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। CO2 क्या होगा, वायु से भारी होता है, वायु से भारी, है ना बच्चे। और ये क्या करता है कि, ठीक है, आपको जलती वस्तु का संपर्क ऑक्सीजन से तोड़ देता है, जलती वस्तु
का संपर्क क्या करेगा, तो भाई मेरे संपर्क जो है ऑक्सीजन से तोड़ देता है, ऑक्सीजन से तोड़ देता है, जिसके कारण आपको क्या होगा, तो ये आपको आग बुझ जाता है। तो ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें भरा हुआ होता है। बहुत अच्छा बात है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कैल्शियम देखिए, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, तो यहां नहीं निकलेगा आपको बृहद पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जरूर, लेकिन बृहद पैमाने पर आपको नहीं निकलेगा। ये देखिए क्या होगा, H2SO4 हो गया, तो बृहद पैमाने पर नहीं निकलेगा। आपको अग्निशामक में ध्यान रखना बच्चे, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए, निम्न में से कौन सा पिक्रिक अम्ल है। मैंने कई बार आपको इस सेशन में पढ़ाया है, पिक्रिक अम्ल जो है पॉइजनस क्या होता है, तो द्रव होता है। ध्यान में रखिएगा, पॉइजनस द्रव होता है। कैसे होता है, ये देखिए बच्चे, ये देखिए, ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग है। और यहां देखिए, इसको डाल दीजिए क्या बच्चे, तो ये फिनॉल OH। अब देखिए, ये दूसरे पोजीशन पर, यहां लीजिए NO2, ये लीजिए बच्चे, यहां पर क्या लीजिए, तो बच्चे फिर NO2 लेते हैं, फिर लीजिए आपको क्या बच्चे, तो ये भी NO2 ले लेते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल। याद रखना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे मेरे, ठीक है, फिनॉल को आप पिक्रिक एसिड कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। और ये काफी डेंजरस, ठीक है, लिक्विड है, और इसका उपयोग एसिड है, इसका उपयोग आप किस में करते थे, विस्फोटक में। याद रखना, एक्सप्लोसिव्स में किया जाता है, एक्सप्लोसिव्स में प्रयोग करते हैं, एक्सप्लोसिव्स में प्रयोग किया जाता है। किसका, तो आपको ट्राइनाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड करते हैं, है ना, ध्यान में रखना है। ऑर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल जो है, याद रखना है, इसको बोलते हैं क्या, तो ऑर्थो एम बेंजोइक अम्ल को क्या कहते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, ऑर्थो एम बेंजोइक अम्ल को याद रखना है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई मेरे, इसका एक अलग नाम होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, इसको बोलते हैं एनिलोन कहते हैं, एनिलोन कहते हैं बच्चे, एनिलोन कहा जाता है। किसको, तो आपको ऑर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल। ये देखिए, ऑर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल है ना, ये आ गया, यहां ले लीजिए, बेंजोइक अम्ल है तो C6, ठीक है, बेंजोइक अम्ल है तो COOH, है ना। अब यहां देखिए, यहां क्या लीजिए, ऑर्थो पोजीशन पर आपने क्या ले लिया, तो बच्चे एमीन ले लिया, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल होता है, ऑर्थो एमिनो, इसको एनिलोन कहा जाता है। और M नाइट्रोबेंजोइक अम्ल भी होता है बच्चे। इसी तरह से M पोजीशन पर जब हम नाइट्रो ले लेंगे, NO2 ले लेंगे, और ये बेंजोइक अम्ल हो गया भाई मेरे, ये देखिए, ये हो गया, और ठीक है, आपको यहां पर लीजिए COH, और ये हो ऑर्थो, ये मेटा हो गया बच्चे, है ना। तो मेटा पोजीशन पर आपने क्या लिख किया, तो यहां आप ले लीजिए क्या, तो NO2 ले लीजिए। तो ध्यान में रखना है, ऑर्थो, ठीक है, आपको M नाइट्रोबेंजोइक अम्ल भी होता है। तो इस तरह से होता है, लेकिन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही आप पिक्रिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वंडरवाल समीकरण क्या होता है बच्चे, वंडरवाल समीकरण है क्या, पहले ये जान लीजिए। आप सभी बच्चों को पता होगा आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, जल्दी से बताइए, पता है आपको आदर्श गैस समीकरण, कमेंट के जरिए बताइए, है ना। आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। याद रखना है, PV बराबर क्या होता है, nRT। सभी गैसों द्वारा पालन किया जाता है, सभी गैसों द्वारा, याद रखना, सभी आदर्श गैसों द्वारा पालन किया जाता है, आदर्श गैसों द्वारा पालन किया जाता है बच्चे। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, द्वारा पालन करते हैं, पालन किया जाता है ना। और कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, सभी गैस क्या है, वास्तविक गैस है। याद रखना है, सभी गैस क्या है, सभी गैस वास्तविक गैस है, रियल गैसेस है, वास्तविक गैसें हैं और गैसें हैं। और वास्तविक गैस, आपको वास्तविक गैस वंडरवाल के नियम का पालन करता है। वास्तविक गैसें क्या होगा, तो वंडरवाल के नियम का पालन करता है। ध्यान में रखिएगा, वंडरवाल के नियम का पालन करता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि कौन गैस जो है वह आपको वंडरवाल के नियम का पालन करता है, तो वास्तविक गैस वंडरवाल के नियम का पालन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नियम का पालन करता है। कौन गैस भाई मेरे, तो वंडरवाल गैस पालन करता है। और इसका नियम क्या है, तो बच्चे ये फॉर्मूला है P यानी प्रेशर, और इसमें देखिए प्रेशर करेक्शन टर्म लेते हैं, n²a/v², ये क्या है, तो प्रेशर करेक्शन टर्म है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, a/v² जो है बच्चे, ये प्रेशर करेक्शन टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन टर्म कहा जाता है, n² a/v² को।
चलिए ठीक है, a बाई वी स्क्वायर को n है नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और v माइनस एन बी, ये देखिए ये क्या है, तो बच्चे ये आयतन में करेक्शन है, v माइनस एन बी बराबर क्या होता है, तो nRT होता है। इसे वंडरवाल का नियम कहा जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, p प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर v माइनस एन बी बराबर nRT। तो बच्चे ये ध्यान में रखना है, ये कौन सा गैस के द्वारा पालन होगा, तो बच्चे वास्तविक गैस द्वारा ये पालन किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है दूसरे आवर्त में व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड पीरियड। तो बच्चे पहला पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप सभी बच्चों को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा दिया जाता है, तो बोर-बरी स्कीम, याद रखना बोर-बरी स्कीम द्वारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर-बरी स्कीम द्वारा, है ना, स्कीम द्वारा देते हैं, है ना। क्या होता भाई मेरे, तो देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है 2n स्क्वायर, और पहले पीरियड फर्स्ट पीरियड में कितना होगा, तो भाई मेरे फर्स्ट पीरियड में होगा 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। सेकेंड पीरियड में क्या होगा, तो भाई मेरे सेकेंड पीरियड में होगा 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8 आपको आ जाएगा, है ना। थर्ड पीरियड में होगा, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे बच्चे, यहाँ 18 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड पीरियड क्या होगा, 8 होगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज गड़बड़ है, तो आप लैंग्वेज रहता है आजकल गड़बड़, आजकल गूगल ट्रांसलेशन करता है। नेक्स्ट देखिए, नायलॉन बना होता है, नायलॉन 6 है ना। नायलॉन बहुत प्रकार का होता है बच्चे, लेकिन आपको 2 नायलॉन आपको जानना चाहिए। कौन सा नायलॉन, 2 नायलॉन, कौन कौन, तो बच्चे नायलॉन जो है याद रखिएगा 1935 के आसपास बनाया गया था। किसके द्वारा, तो कोरोदर्स द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, तो कोरोदर्स के द्वारा बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये नायलॉन का निर्माण किसने किया था, तो कोरोदर्स ने किया था। और मैंने क्या कहा कि 2 प्रकार के नायलॉन आपको खूब पूछता है। एक पूछता है कौन बच्चे, कोरोदर्स ने बनाया था। एक पूछता है नायलॉन 6 पूछेगा, है ना। ये किसका बना होता है, तो डब्लू कैप्रोलेक्टम, याद रखना डब्लू कैप्रोलेक्टम का बना होता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा नायलॉन क्या होता है, तो नायलॉन 66 होता है। भाई मेरे नायलॉन 66 होता है ना। याद रखना है कि ये बना होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडीपी एसिड का। हेक्सामिथिलीन डायमीन, मिथाइलिन डायमीन, है ना। हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस क्या, एडिपिक एसिड का, डायमीन प्लस एडिपिक एसिड का बना होता है। बहुत महत्वपूर्ण बच्चे, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, याद रखना है, लेकिन दोनों नायलॉन ही है। और बच्चे यह पहला, ठीक है, पहला आपको क्या है, सिंथेटिक, ठीक है, क्या है, तो सिंथेटिक जो है सिल्क कहा जाता है। प्रथम सिंथेटिक फाइबर, याद रखना प्रथम सिंथेटिक फाइबर इसको कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर इसको कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, सिंथेटिक फाइबर इसी को कहते हैं, है ना। इसका उपयोग सबसे ज्यादा किस में किया जाता था उस समय में बच्चे, तो उस समय में किया जाता था आपको, ठीक है, किसमें, तो ये जो है ना पेंट में, पेंट बनाने में बच्चे, पेंट जो आप कपड़ा पहनते हैं पेंट, वो पेंट, ठीक है, अंडर पेंट बोलिए तो ज्यादा बेहतर है। अंडर पेंट बनाने में, जुराब बनाने में यानी सॉक्स बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा। क्या बच्चे, इलास्टिक बनाने में, है ना, जुराब। उसके बाद तो बहुत सारा रस्सी बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चे। पैरासूट के निर्माण में इसका खूब ज्यादा यूज आजकल हम लोग करते हैं, तो बहुत ज्यादा आजकल यूज होने लगा है। तो ये देखिए डब्लू कैप्रोलेक्टम, चूंकि नायलॉन 6 कह रहा है तो डब्लू कैप्रोलेक्टम का बना हुआ होता है। तो बच्चे बहुत अच्छा बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड बनाता है। ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, लिथियम आपको पता है क्षार धातु में कौन कौन आएगा भाई मेरे, क्षार धातु में, ठीक है, ध्यान में रखना है जो मैं बात बता रहा हूं। क्षार धातु मतलब अल्कली मेटल्स की बात हम लोग कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन आता है, तो लिथियम आता है ना, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसीसियम आता है। भाई मेरे ये फ्रांसीसियम को हटा दीजिए, है ना। और क्यों हटा दिए, क्योंकि ये रेडियो सक्रिय तत्व है, ये ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, है ना। आपको ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो ये देखिए लिथियम भी ऑक्साइड बनाता है लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। सुपर ऑक्साइड याद रखना बच्चे, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। सोडियम बनाएगा Na2O, है ना बच्चे। पोटेशियम बनाएगा K2O, है ना बच्चे। रुबिडियम बनाएगा क्या, ये लिथियम ऑक्साइड होगा Li, ठीक है, LiO2 बनाता है, LiO2 बनाता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, LiO2 बनाएगा बच्चे। ये देखिए
O2 बनाएगा, ये याद रखना है बच्चे। पोटेशियम हो गया, रुबिडियम जो है Rb2 वो बनाएगा, सीजियम भी CS2 वो बनाएगा, ये सभी बनाएगा। लेकिन लिथियम आपको जो है वह सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता है बच्चे। ये भी ध्यान में रखना है कि लिथियम आपको आप मोम में रखते हैं। लिथियम को किसमें रखेंगे? मोम में रखा जाता है, मोम में रखते हैं। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्षार धातु को मोम में रखते हैं, तो लिथियम को। बच्चे सोडियम और पोटेशियम को इतना क्रियाशील होता है कि इसको किरोसिन तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि किसको किरोसिन तेल में रखते हैं, तो भैया मेरे आपको सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में रखते हैं। जबकि लिथियम को किस में रखेंगे, तो भाई मेरे ये लिथियम को रखा जाता है आपको किस में, तो याद रखना है कि मोम में रखा जाता है। तो लिथियम आपको सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, बाकी रुबिडियम और पोटेशियम आपको बनाएगा। कह रहा है कि कौन सा क्षार धातु सुपर ऑक्साइड बनाती है, तो बच्चे रुबिडियम भी बनाएगा और पोटेशियम भी बनाएगा। ये नहीं बनाएगा भाई मेरे, ये नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान में रखना, डी आपको आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है भाई मेरे। ये देखिए 6CO2 आ गया है ना, और जल आ गया। ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। और ये बन गया क्या, तो बन गया, यहां पर लेना पड़ेगा क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल भी लेना पड़ेगा, और ना बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब बच्चे प्रकाश भी लेना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि सूर्य का प्रकाश ही ले, कोई भी प्रकाश, कृत्रिम भी ले सकते हैं और सूर्य का प्रकाश भी ले सकते हैं। कोई भी प्रकाश बच्चे, दोनों प्रकाश लेते हैं। और बन क्या गया, तो बन गया C6H12O6। ध्यान रखिएगा जरा, मेरी बात समझिएगा अच्छे से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये बन गया क्योंकि यहां भी इक्वेशन लिखा है, लेकिन मैंने अलग से इक्वेशन बनाया है बच्चे। CO2 ये कैसे पौधे ग्रहण करता है, तो याद रखना विसरण द्वारा। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे CO2 कैसे ग्रहण करते, तो विसरण द्वारा। बच्चे जल कैसे ग्रहण करेगा, तो परासरण द्वारा। एकदम याद रखिएगा, ये ऑस्मोसिस द्वारा ग्रहण करता है। और याद रखना बच्चे, ऑस्मोसिस द्वारा। बच्चे ठीक है, आपको ठीक है, ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न होता है, तो ऑक्सीजन जो है ठीक है जल के फोटोलिसिस से होता है, जल के फोटोलिसिस से। फोटोलिसिस ऑफ आपको किससे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से किसका निर्माण होगा, तो आपके ऑक्सीजन का निर्माण होगा। और ये किसने बताया था, तो हिल ने बताया था। ध्यान में रखना बच्चे, हिल ने बताया था कि आपको ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन के प्रकाशीय अपघटन के द्वारा होता है। तो यहां देखिए डायरेक्ट एक ही ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, तो आपको सी नंबर ऑप्शन होगा। बच्चे आपको पार्शियली ये भी आपको सही है ना, लेकिन चूंकि सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम ज्यादा बेहतर, आपको ये आंसर होगा। बच्चे याद रखना है कि आपको पर्णहरिम जो है, जिसको क्लोरोफिल आप कहते हैं, क्लोरोफिल आपको कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्लोरोफिल सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चे। इसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg होता है, और इसमें मैग्नीशियम आयन होता है, जिसकी वजह से प्रकाश का अवशोषण ठीक है पौधे कर पाते हैं। तो ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। सुधीर स्कंदन में प्रोथ्रोम्बिनोजेन, देखिए प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है याद रखना बच्चे। ये देखिए थ्रोम्बिनेज, याद रखना थ्रोम्बिनेज, याद रखना बच्चे। ये क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ये एंजाइम है। ध्यान में रखना भाई मेरे, एंजाइम है। और ये क्या करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन को, याद रखना प्रोथ्रोम्बिन को ये एक्साइट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्साइट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को क्रियाशील करता है, क्रियाशील करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्रियाशील करता है। और जैसे प्रोथ्रोम्बिन क्रियाशील होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि प्लाज्मा में घुले, ध्यान में रखना बच्चे, प्लाज्मा में घुले, है ना, घुले फाइब्रिनोजेन, घुले फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन। ये देखिए घुलनशील प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, है ना। ये जो घुलनशील प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, ये क्या होगा, तो यह फाइब्रिन में बदल जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, फाइब्रिन में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। याद रखना बच्चे, बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, तो फाइब्रिन में भैया बदल जाता है ना। और क्या यहां जरूरत होता है, यहां तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहला कैल्शियम आयन चाहिए इसको, है ना। और दूसरा इसको क्या चाहिए, फैक्टर 8 चाहिए। ध्यान में रखना भाई मेरे, फैक्टर 8 चाहिए। और तीसरा आपको क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए, विटामिन के चाहिए। इतना चीज चाहिए, तब जाके रक्त का थक्का जमता है, जिसको फाइब्रिन कहते हैं। याद रखना, ये रक्त का थक्का है बच्चे, फाइब्रिन रक्त का थक्का है ना। ध्यान में रखना है। और यह जाल
जालक संरचना होता है, इस तरह का संरचना होता है जालक, है ना। ये देखिए लॉक कर देता है किसको, आरबीसी के अणु को बाहर जाने नहीं देता, इसी को बोलते हैं फाइब्रिन बच्चे। तो जालक संरचना है, यानी जालक संरचना याद रखना, जालक संरचना होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जालक संरचना होता है कौन, तो फाइब्रिन, और ये आपको बाहर निकलने नहीं देगा। तो प्रोथ्रोम्बिनेज याद रखना एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन को याद रखना बच्चे, प्रोथ्रोम्बिन को यह क्रियाशील करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को क्रियाशील करेगा, ना कि फाइब्रिनोजेन को। प्रोथ्रोम्बिन जैसे क्रियाशील होगा, प्रोथ्रोम्बिन आपको प्लाज्मा में घुले फाइब्रिनोजेन पर वर्क करता है, और कैल्शियम आयन और ठीक है बच्चे फैक्टर 8 और विटामिन के की वजह से यह फाइब्रिन में बदल जाता है, जो आपको जालक संरचना होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कह रहा अनुवर्तन गति क्या होता है। तो अनुवर्तन मतलब हो गया, याद रखिएगा मूवमेंट, और ये किसकी वजह से होता है अनुवर्तन, तो ध्यान में रखिएगा ये अनुवर्तन है, ठीक है, पादप में गति। ध्यान में रखा बच्चे, पादप में गति होता है, पादप में गति, है ना। पादप में गति को अनुवर्तन गति कहता है। ये कैसा गति होगा, 3 प्रकार की गति होती है पादप में। पहला गति होता है क्या, तो वक्रण, याद रखना बच्चे, वक्रण गति होगा। दूसरा गति कैसा होगा, तो बच्चे ये गति जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जैव गति बोलते हैं। वक्रण का मतलब क्या हुआ, तो आपको देखिएगा कि पेड़ का जो है तना मुड़ जाता है, तना मुड़ता है, ध्यान में रखिएगा, तना मुड़ता है ना। या आपको देखिएगा पत्तियां टेढ़ी होती हैं, याद रखना है, तना मुड़ता है, जड़ आपको मुड़ता है ना, मुड़ता है बच्चे, इसी को वक्रण गति कहते हैं। जड़ मुड़ता है, याद रखना है, ठीक है, इसको वक्रण गति कहते हैं। जैव गति क्या होगा, तो एंजाइम के प्रभाव से, एंजाइम और हार्मोन के प्रभाव से जो गति होता है उसको बोलते हैं क्या, तो एंजाइम हार्मोन का प्रभाव, है ना। एंजाइम या हार्मोन का प्रभाव से भी आपको पादपों में गति होती है, हार्मोन के प्रभाव से भी आपको पादपों में गति होती है, प्रभाव से, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जैव गति बोलते हैं। और तीसरा गति जो होता है बच्चे, वो कौन होता है, तो प्रेरित गति, जो आपको पता है कि 2 तरह से प्रेरित गति होती है, एक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, है ना, दूसरा प्रकाश के प्रभाव के कारण, है ना। गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश के प्रभाव के कारण प्रेरित गति होती है। तो पादपों में कितने प्रकार की गति बच्चे, पहला वक्रण गति, दूसरा ठीक है जैव गति, तीसरा प्रेरित गति होती है ना। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, आपको पादपों में गति जो होती है वह अनुवर्तन गति कहलाता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाता है। वक्रण गति होगा, जैव गति होगा, और प्रेरित प्रकार की गति पादपों में पाई जाती है बच्चे, ये ध्यान में रखना है। मैंने लिख दिया है, तना मुड़ता है, जड़ मुड़ता है, ये वक्रण गति हो गया, यानी कर्व्ड मूवमेंट। दूसरा जैव मूवमेंट, बायोटिक मूवमेंट होता है। तीसरा आपको ये हो गया। देखिए बच्चे, थायरॉक्सिन से प्रभावित रोग कौन सा होगा, तो थायरॉक्सिन आपको पता है थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, ग्लैंड से, और थायराइड ग्लैंड जो है ग्लैंड से निकलता है। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि थायराइड ग्लैंड जो है से निकलता है, और थायराइड ग्लैंड जो है, याद रखिए बच्चे, इसकी वजह से क्रिटिनिज्म होता है, ध्यान में रखना है, क्रिटिनिज्म होगा, बौनापन, क्रिटिनिज्म होता है ना, निज्म होता है ना, बौनापन बोलते हैं इसको, यानी काफी आपको ठीक है हीन हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा, बौना हो जाएगा, छोटा सा व्यक्ति हो जाएगा, ड्वार्फिज्म भी बोल सकते हैं इसको। तो ध्यान में रखिएगा, क्रिटिनिज्म इसको कहा जाता है, जड़ मानवता बोलते हैं बच्चे, जड़ मानवता कहते हैं। आप बोलिए कि सर बौनापन, पहले जड़ मानवता होगा तब जाके ड्वार्फिज्म होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रभाव ड्वार्फिज्म का किसमें होता है, तो ये होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन में। याद रखना बच्चे, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से ड्वार्फिज्म डायरेक्ट होता है। इससे क्या होगा, तो क्रेटेनिज्म होता है, क्रेटेनिज्म होता है, ध्यान में रखिएगा, क्रेटेनिज्म इससे होता है, इसको जड़ मानवता कहते हैं। यहां पर मंद बुद्धि भी होता है बच्चे, मंद बुद्धि, बौनापन तो होगा ही और मंद बुद्धि भी होगा, लेकिन ड्वार्फिज्म में मंद बुद्धि नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, ड्वार्फिज्म में मंद बुद्धि नहीं होता, क्रेटेनिज्म में आपको मंद बुद्धि होता है, जो थायरॉक्सिन के प्रभाव के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा, थायरॉक्सिन जो है बीएमआर रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, यानी आपको आपका शरीर कितना ऑक्सीजन का उपयोग 1 सेकंड में करेगा, इसका नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं बच्चे। इसका नियंत्रण कौन करता है, तो आपको आपका थायरॉक्सिन करता है, बीएमआर नियंत्रित करता है, कौन, तो आपका थायरॉक्सिन। तो ये ध्यान में रखिएगा, नियंत्रित करता है, बीएमआर का नियंत्रण कौन करेगा, तो थायरॉक्सिन करता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, डायबिटीज इंसुलिन के कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन के प्रभाव के कारण आपको क्या होगा, डायबिटीज होता है, इसकी कमी हो जाएगी आपके शरीर में, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको मधुमेह हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जड़ मानवता किसकी वजह से, तो थायराइड ग्लैंड से। बोलिए कि सर डॉर्फिन क्यों नहीं बताए, तो डॉर्फिन मैंने पहले ही कहा है कि यह सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन होते हैं, तो स्वर का मधुर होना, एकदम सही है, आवाज का पतला हो जाना। याद रखना बच्चे, जैसे ही आपको
12 से 15 साल की महिलाएं होती हैं तो उसमें द्वितीयक लक्षण दिखने लगता है। और सबसे पहला जो काम होगा, आवाज पतला हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, आवाज पतला, पिच इसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, पिच ज्यादा हो जाएगा बच्चे, आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर क्या होगा तो ज्यादा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म की शुरुआत, बच्चे जैसे अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र की शुरुआत हो जाती है तो स्त्रियां क्या होगा, परिपक्व हो जाती है। याद रखना, स्त्रियां परिपक्व हो जाती हैं, परिपक्व हो जाता है बच्चे, है ना, ध्यान में रखिएगा। ये आपको द्वितीयक यौन लक्षण नहीं है, ध्यान में रखिएगा, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण नहीं है बच्चे। स्त्रियों में जो पहला मासिक धर्म होता है उसको मीनार्च कहते हैं। ये आपको जैसे शुरू हो जाता है जिसका मतलब महिलाएं जो है वह ठीक है गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो गई, यानी परिपक्व हो गई। ये आपको लक्षण नहीं है, ध्यान में रखना है, ये लक्षण गौण लक्षण या द्वितीयक लक्षण नहीं है बच्चे, याद रखना है। स्तनों का विकास ये है बच्चे, इसको टीनार्च कहा जाता है। याद रखिएगा कि महिलाओं में जब स्तन का विकास होता है, शुरू होता है बच्चे, उसको द्वितीयक लक्षण कहते हैं और इसको टीनार्च कहा जाता है, टीनार्च कहते हैं, टीनार्च कहते हैं, है ना, कि महिलाओं में स्तन का जब विकास होता है उस घटनाक्रम को आप क्या कहते थे, टीनार्च कहते हैं बच्चे। तो याद रखनी है इसको, तो ये भी आपको तो यौन लक्षण हो गया। तो पहला स्वर का मधुर होना, दूसरा स्तनों का विकास होना, चेहरा का ठीक है चौड़ा होना, ये सब गुण है, ठीक है। आपको नीचे के अंगों का चौड़ा होना, ये सब महिलाओं में द्वितीयक लक्षण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर बच्चे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि मासिक धर्म की शुरुआत अंडोत्सर्ग होना शुरू हो गया तो बच्चे आपको महिलाएं परिपक्व हो जाती हैं। आंतरिक निषेचन किसमें होता है बच्चे, मछलियों में जो निषेचन होता है बाह्य निषेचन होता है। मछली क्या करती है, अपने अंडे को क्या करती है, तो जो मादा मछलियां होती है अंडे को पानी में छोड़ती हैं और नर मछली जो है वो क्या करेगा, उस अंडे पर बच्चे क्या करेगा, तो आप अपने शुक्राणु को अटैक करवाता है, जिससे आपको क्या होगा तो मछलियों में निषेचन होता है, यानी बाह्य निषेचन होता है। ध्यान में रखना है, बाह्य निषेचन होता है किसमें, मछलियों में। मेढक में भी क्या होगा बच्चे, तो बाह्य निषेचन ही होता है, बाह्य निषेचन ही होता है। और मनुष्य में क्या होगा, तो मनुष्य हो गया, सरीसृप हो गया बच्चे, सरीसृप हो गया, है ना। इसमें किस प्रकार का निषेचन होगा, तो मानव में, फिर लिखिए सरीसृप में, है ना, सरीसृप में, और क्या पक्षी में कैसा होता है, तो ये आपको याद रखिए बच्चे, आंतरिक निषेचन होते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। मनुष्य में और किस में बच्चे, तो मैंने कहा मनुष्य में, ठीक है, पक्षी में, सरीसृप में, इसमें क्या होगा, आंतरिक निषेचन होता है। और मनुष्य में कहाँ निषेचन होता है बच्चे, तो मनुष्य में याद रखना है फैलोपियन नलिका में, है ना, फैलोपियन ट्यूब में आपको निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है किसमें, तो मनुष्य में। तो ये याद रखनी है बच्चे, निषेचन होता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा एक लंबे टीटी और छोटे मटर के, बच्चे देखिए ये टीटी हो गया और ये टीटी हो गया, यानी ये लंबा हो गया और ये क्या हो गया, तो बौना हो गया, ध्यान में रखना है, बौना हो गया। और ये पहला जनरेशन में, है ना, F1 जनरेशन में क्या होता है, तो ये टी प्राप्त होता है, यानी ठीक है अपूर्ण लंबा, याद रखना है, ये पूर्णतः लंबा प्राप्त होगा। लेकिन जेनेटिकली ये क्या होता है, अपूर्ण लंबा होता है बच्चे, जेनेटिकली ये पूर्ण शुद्ध नहीं होगा, है ना, पूर्ण लंबा लेकिन होगा बच्चे, ये फिनोटाइप होगा इसका, फिनोटाइप इसका पूर्ण लंबा होगा, लेकिन जीनोटाइप इसका क्या होगा, तो ये अशुद्ध होगा। याद रखना, जीनोटाइप इसका क्या होगा, अशुद्ध होगा, जीनोटाइप इसका क्या होगा, अशुद्ध होता है बच्चे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, एक लंबे टीटी और छोटे मटर के पादपों के बीच संकरण कराने पर परिणाम स्वरूप संतति में, ठीक है, सभी लंबे टीटी पौधे प्राप्त हुए, कोई बात नहीं है, ठीक है। लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, सही बात है ना, बोनापन प्रभावी नहीं है। लेकिन पहले जनरेशन में जो लक्षण प्राप्त होता है वही आपको क्या हुआ, तो बच्चे वही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एकदम याद रखना है, वही क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा बच्चे, है ना, याद रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, तो बच्चे लैक्टीन जो होता है ये क्या होता है, तो लैक्टीन जो है आपको कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से बांधता है, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन को बांधता है, याद रखना, प्रोटीन को बांधने का काम करता है, प्रोटीन को बांधता है कौन, तो बच्चे लैक्टीन हार्मोन, याद रखना, बांधता है ना, जिससे पचाना आपको कार्बोहाइड्रेट को आसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। लैक्टीन वह, ठीक है, वह प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन को बांधने का काम करता है। हेमोग्लोबिन बच्चे रक्त को ले जाता है, रक्त को ले जाता है, और ये कहा जाता है कि ये 7% बॉडी का होता है। कितना परसेंट, लगभग 7% आपके, ठीक है, जो ब्लड होता है या प्रोटीन होता है उसका होता है। कोलेजन ये देखिए ये सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक मात्रा में। बोले कि सर ये क्या है, तो सर्वाधिक मात्रा में यही होगा। कितना परसेंट,
मात्रा, सर्वाधिक मात्रा है किसका? तो कोलेजन का। ये क्या होता है बच्चे? तो आपको पता है बोन, बोन, फिर क्या? बोन मतलब अस्थि, फिर लीजिए मसल्स, मसल्स मतलब मांसपेशी, है ना। फिर लीजिए बच्चे आपको उपास्थि, है ना, उपास्थि, कार्टिलेजेस, 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 ये सब किसका बना होता है? तो आपके कोलेजन प्रोटीन का ही बना होता है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, कोलेजन प्रोटीन का, कोलेजन प्रोटीन के निर्मित होते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन का बना होता है। और ये कितना परसेंट होता है बच्चे? तो आपके शरीर में जो कुल प्रोटीन है उसका 25 से 35% के आसपास होता है, 25 से 35% के आसपास होता है। तो बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर में सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन पूछेगा कौन पाया जाता है, तो बच्चे कोलेजन पाया जाता है, कोलेजन पाया जाता है। ध्यान में रखना है, 25 से 35% के आसपास यह पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? बच्चे यूग्लिना जो है यह क्या है? तो यह यूकैरियोटिक है और यह पादप और जंतु के बीच में, पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। ये रोग उत्पन्न नहीं करता है, जंतु के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी इसको कहा जाता है। किसको? तो यूग्लिना को। लेशमेनिया, बच्चे पहले ट्रैकोनिम्फ लेते हैं। यह क्या होता है? तो यह आपको दीमक, दीमक के पेट में, याद रखना, दीमक के पेट में, दीमक के पेट में, है ना, सहजीवी, सहजीवी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है बच्चे, ध्यान देना है इस पर। यह दीमक के पेट में सहजीवी, सहजीवी प्रोटोजोआ है जो सेलुलोज को पचाने में, सहजीवी प्रोटोजोआ है बच्चे, प्रोटोजोआ है ना, जो क्या करता है? तो सेलुलोज पचाने में सहायता करता है, सेलुलोज को पचाने में सहायता करेगा। यानी आपको जो दीमक है वह लकड़ी को खाता है, लकड़ी को खाने में यह सहायता करेगा बच्चे। सेलुलोज पचाने में सहायता करता है, पचाने में सहायता करता है, एकदम ध्यान रखिए, पचाने में सहायता करता है। कौन? तो भाई मेरे याद रखना है, ये है, ठीक है, आपको क्या? तो ट्रैकोनिम्फ है। लेशमेनिया, ये देखिए बड़ा अच्छा है, ये कालाजार उत्पन्न करता है, कालाजार, याद रखना है, लिस्मेनियसिस बोलते हैं, कालाजार रोग उत्पन्न करता है, कालाजार रोग उत्पन्न करता है ना। तो ये देखिए, यही एक प्रोटोजोआ है जो बालू मक्खी के काटने से होता है। किसके काटने से? तो बालू मक्खी के काटने से होता है, सैंड फ्लाई, है ना, मक्खी के काटने से होता है, बालू मक्खी के काटने से होता है, एकदम ध्यान में रखिए, काटने से होता है। और ये भी ध्यान में रखना भाई मेरी, तो ये लिस्मेनियसिस है, यानी आपको आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। यही प्रोटोजोआ आप में रोग उत्पन्न करता है, बाकी कोई नहीं करेगा। चलिए अगले बात करते हैं बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड काइनेज गतिविधि को लक्षित करता है? बच्चे काइनेज, काइनेज ये देखिए, ठीक है, इसमें टायरोसिन करता है बच्चे। एमिनो एसिड काइनेज को कौन तोड़ने का काम करता है? तो वो टायरोसिन करता है। याद रखना है कि एमिनो एसिड जो है, ठीक है, एमिनो एसिड उसमें, ठीक है, आपको कौन मदद करता है? तो ध्यान में रखिएगा, टायरोसिन मदद करेगा। क्या? तो ये होता है बच्चे प्रोटीन काइनेज होता है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और याद रखना है बच्चे कि यह जो है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कौन सा ट्रांसमीटर होगा? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। याद रखना, ये टायरोसिन जो है, मैंने क्या कहा? तो एरोमेटिक प्रोटीनेज होता है, एरोमेटिक प्रोटीनेज होता है बच्चे, ठीक है, नेज होता है। और ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ना। प्रोटीन को क्या करेगा? तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है, ध्यान में रखिएगा, इसमें हाइड्रोक्साइड होता है। किसमें? तो टायरोसिन में। ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ध्यान में रखिएगा। नॉन एसेंशियल क्या है? तो एमिनो एसिड है, बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है बच्चे, एमिनो एसिड होता है। कौन? तो आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। कौन? तो टायरोसिन होता है। ध्यान में रखिएगा, आपके शरीर के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक टायरोसिन भी होता है बच्चे। और मैंने क्या कहा कि प्रोटीन में निश्चित फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने का काम ये करता है। याद रखना बच्चे, प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन में यह निश्चित फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है, निश्चित फॉस्फेट ग्रुप एमिनो एसिड को तोड़ दिया और प्रोटीन में निश्चित फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है। अब चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं, ग्रुप जोड़ता है कौन? टायरोसिन। फिर देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड काइनेज गतिविधि? बच्चे प्रोटीनेज बोलते हैं इसको, प्रोटीनेज बोलते हैं। और ये काम कौन करेगा? तो यह टायरोसिन करता है। फिनाइल एलेनिन, याद रखा, फिनाइल एलेनिन जो है यह, ठीक है, यह क्या काम करता है भाई मेरे? तो ध्यान में रखिएगा, फिनाइल एलेनिन जो है, ठीक है, यह आपको ये, ठीक है, ये जो है एक तरह से एमिनो एसिड तो है, लेकिन यह आपको इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है, ध्यान में रखिए, आयन नहीं होता, इसीलिए ये उपयोगी नहीं है और नहीं होता है। और बच्चे ग्लूटामीन जो है यह एमिनो एसिड नहीं है, यह एमिनो एसिड नहीं है, ध्यान में रखिए, यह एमिनो एसिड नहीं है, एमिनो एसिड नहीं है। कौन? तो
आपका जो है कौन, तो भाई मेरे याद रखिएगा ग्लूटामीन आपको एमिनो एसिड नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। करा निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड काइनेज गतिविधि को लक्षित करता है। काइनेज मतलब क्या हुआ, तो प्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने का काम काइनेज कहलाता है बच्चे, है ना। और ये एरोमेटिक प्रोटीनेज है, याद रखना है बच्चे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। करा प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, रेनिन कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है, ठीक है, ये जठर रस में पाया जाएगा। रेनिन जो है बच्चे, रेनिन आपको पता है, रेनिन जो है ये क्या करता है, तो दुग्ध प्रोटीन केसीन का पाचन करता है। दुग्ध प्रोटीन किसका, केसीन का। दुग्ध प्रोटीन केसीन को पचा जाता है ना, केसीन को पचाता है ना, कौन, तो आपको रेनिन पचाता है, ठीक है, रेनिन ध्यान में रखना है बच्चे। आंत रस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस में 3 चीज होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या होगा, तो लाइपेज होता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपको इंटेस्टाइनल जूस का रहा आंतरस। आंतरस में बच्चे याद रखना है पैनक्रियाटिक जूस में होता है। पैनक्रियाटिक जूस में बार बार कहता हूं कि पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन, तो भाई मेरे ट्रिप्सिन होता है, याद रखिएगा ट्रिप्सिन होगा, फिर क्या होगा, तो एमाइलेज होगा, फिर क्या होगा, तो लाइपेज होगा, याद रखिएगा एमाइलेज और लाइपेज होगा। ये पैनक्रियाटिक जूस में होता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज वसा का पाचन बोलते हैं, एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च पचाता है, स्टार्च पचाता है, ध्यान में रखिएगा इसको, स्टार्च पचाता है ना। और लाइपेज जो है वसा पचाता है, वसा का पाचन करता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन करता है। जबकि आपको इंटेस्टाइनल जूस में याद रखना है, आंत रस में, छोटी आंत में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, सुक्रेज है ना, सुक्रेज जो सुक्रोज का पाचन करता है बच्चे, लैक्टेज जो लैक्टोज का पाचन करता है, और अंत में क्या, तो माल्टेज जो माल्टोज का पाचन करता है, माल्टेज बच्चे, माल्टेज है ना, ध्यान में रखिएगा। ये इंटेस्टाइनल जूस है ना, आंत रस है, छोटी आंत में निकलता है। पित्त रस कहां से निकलता है, तो पित्त रस जो है ना लीवर से निकलता है, और याद रखिएगा लीवर से निकलता है। और यह क्या करता है, तो ये वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है बच्चे, पायसीकरण करता है किसका, तो वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, इसे ही इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और यह ठीक है आपको क्षारीय होता है, कैसा होता है इसकी प्रकृति, क्षारीय या वैशिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे। कह रहा अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्य से क्या होता है, तो बच्चे अपशिष्ट जल ये मैंने बताया है आपको, जनरली क्या होता है, बॉड, याद रखिएगा बॉड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बच्चे, बायोलॉजिकल है ना, ऑक्सीजन डिमांड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एक दिन पूरा आपको बता देंगे कैसे कैसे काम करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। याद रखना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर बॉड का मान जो है बच्चे कम हो जाए, यानी अपशिष्ट जल और सीवेज का द्वितीयक उपचार करके बॉड के मान को हम कम करते हैं और शुद्ध जल होता है, ध्यान में रखिएगा शुद्ध जल होगा। और बॉड का मान अगर बढ़ गया, याद रखिएगा बॉड का मान अगर बढ़ गया तो यह शुद्ध जल होगा, याद रखना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है का शुद्ध जल कैसे होगा, तो बच्चे बॉड का मान बढ़ जाएगा। शुद्ध जल कब होगा, जब बॉड का मान कम करना है ना, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉड को कम करना ही आपको सेकेंडरी जो है ठीक है ट्रीटमेंट है उसका उद्देश्य है ना, जितना ज्यादा बॉड कम होगा उतना ही स्वच्छ जल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एपिडायडिमिस द्वारा निर्मित होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, आपको मैंने कहा है कि देखिए वृषण जो है इसको बोलते हैं टेस्टस, क्या बोलते हैं, टेस्टस बोलते हैं। और यहां से आपको शुक्राणु बनता है, ध्यान में रखना बच्चे, शुक्राणु निर्मित होता है, शुक्राणु बनता है ना। और शुक्राणु बेटा चला जाता है कहां पर, तो याद रखना ये चला जाता है एपिडायडिमिस में, क्या होने के लिए, एपिडायडिमिस में चला जाता है परिपक्व होने के लिए, परिपक्व होने के लिए। और एपिडायडिमिस एक तरह से कहिए वृषण का ही हिस्सा है बच्चे, परिपक्व होने के लिए, परिपक्व होता है कहां पर, परिपक्व होता है, परिपक्व मतलब मैच्योर्ड होता है, परिपक्व होता है ना, कहां पर बच्चे, तो एपिडायडिमिस में। और यही एपिडायडिमिस में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है क्या, तो आपको न्यूट्रल ग्लूकोसाइडेज, याद रखना बच्चे ये क्या निकलता है, तो शुक्राणु, याद रखना एपिडायडिमिस में एक हार्मोन निकलता है, ये बोलते हैं एक एंजाइम निकलता है जिसको आप क्या कहते हैं, तो न्यूट्रल अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। बोलिए कि सर ये क्या करता है, तो ये जो है ना शुक्राणु को, याद रखना शुक्राणु का पोषण करता है, शुक्राणु का पोषण करता है, ध्यान में रखना बच्चे शुक्राणु का पोषण करता है। चलिए अच्छी बात है, शुक्राणु का पोषण कौन करेगा, तो भाई मेरे ठीक है न्यूट्रल अल्फा ग्लाइकोसिडेज करेगा, कहां पर, एपिडायडिमिस में, परिपक्व होने में मदद करता है। एसिड फास्फेटेज, याद रखना एसिड फास्फेटेज ये कहां से, प्रोस्टेट ग्लैंड से उत्पन्न होता है,
प्रोस्टेट ग्लैंड से उत्पन्न होता है, ये ग्लैंड से उत्पन्न होता है, ध्यान में रखिएगा, ग्लैंड से उत्पन्न होता है ना। और ये क्या करता है, तो ठीक है उत्पन्न होता है। और यह जो हल्का सा, ठीक है किसको, तो बच्चे हल्का सा जो आपका वीर्य होता है जिसको सीमेन कहते हैं, तो सीमेन को याद रखा, सीमेन, सीमेन मतलब वीर्य होता है, वीर्य को क्या करता है, तो वीर्य को ठीक है क्षारीय माध्यम बनाता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। नहीं तो क्या होगा, आपका मर जाएगा बच्चे, ठीक है, आपका स्पर्म क्या होगा, मर जाएगा, है ना। माध्यम प्रदान करने का काम करता है, प्रदान करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। फिर देखिए अल्फा कार्निटाइन बच्चे, एल कार्निटाइन, ये क्या करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है। कौन, तो आपको एल कार्निटाइन बच्चे गति प्रदान करता है। यानी कौन सा एंजाइम शुक्राणु को गति प्रदान करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है कि एल कार्निटाइन होता है। जबकि ठीक है आपको न्यूट्रल अल्फा ग्लाइकोसिडेज जो है ये क्या होगा, एपिडाइडमिस उत्पन्न होता है और शुक्राणु का पोषण करता है। तो आंसर आपका बी नंबर होगा, ध्यान में रखिएगा, यही एंजाइम जो है वह आपके एपिडाइडमिस में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है ना बच्चे, तो साइटोकाइनिन वनस्पतिक हार्मोन है। और बच्चे आपको ये कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन करता है, बहुत अच्छी बात है, कोशिका विभाजन करता है। एस्ट्रोजेन बच्चे, अरे ये क्या होता है, तो बच्चे ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ध्यान में रखिएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान में रखना है भाई मेरे, यही आपको फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं इसको, फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है किसको, तो आपको एस्ट्रोजेन को, है ना। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इंसुलिन क्या होता है, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि यह जो है आपको पैनक्रियाज के बीटा सेल से उत्पन्न होता है, अग्न्याशय के बीटा सेल से उत्पन्न होता है, सेल से उत्पन्न होता है बच्चे। और यह आपको रक्त में रक्त शर्करा को कम करने का काम करता है, बहुत अच्छी बात है, उत्पन्न करता है ना, बीटा सेल से उत्पन्न होता है। कौन, तो आपको इंसुलिन। ध्यान में रखें बच्चे, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। और कौन कौन सा प्लांट हार्मोन है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बच्चे पहला होता है ऑक्सीन, दूसरा क्या होता है, तो जिब्रेलिन्स होता है। तीसरा कौन होता है, तो बच्चे मेरे याद रखना है साइटोकाइनिन हो गया। फिर क्या होगा, तो एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। और क्या होगा, तो बच्चे इथिलीन होता है, क्या होता है, इथिलीन होता है। कुल मिला के 5 आपको प्लांट हार्मोन होते हैं, ठीक है। होने के लिए तो बहुत सारा होता है बच्चे, लेकिन प्लांट के 5 हार्मोन होते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं इसको। तो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो ये बच्चे आज का सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंग्लिश में टर्म बताते हैं भाई मेरे, देखना इथिलीन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, कोई भी स्लाइड देख इंग्लिश में बताते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड से उत्पन्न होता है ना, सब बताते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है भाई मेरे। खूब अच्छे से पढ़िए मजेदार तरीके से। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको जो मैं डिस्कशन करा रहा हूं उसको नोट डाउन भी करें, है ना। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार आप सभी बच्चों से कह रहा हूं कि बच्चे तब तक ये फायदा नहीं करेगा जब तक आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे। यकीन मान अगर नोट डाउन करता है तो कुछ दिन के बाद आपको इतना जबरदस्त फायदा होगा कि फिर उसकी बात कहना बहुत कठिन है बच्चे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।